आ जाओ लाइव और अपने इस चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मां सरस्वती के आदेश से, आशीर्वाद से आप सभी का सिलेक्शन हो जाए इस साल 1 लाख से ज्यादा भर्तियों में, तो मां का आदेश है कि अपने इस चैनल को कर दो सभी साथी सब्सक्राइब। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने, उससे पहले देख लो कितनी मेहनत हुई है। आरएस प्री से लेकर लाइब्रेरियन, एग्रीकल्चर ऑफिसर से लेकर पशु परिचय के पेपर मैंने सॉल्व नहीं कराए थे, सीटी के पहले सॉल्व कराए थे, सीटी ग्रेजुएशन और सीटी 12 सॉल्व नहीं कराए थे, तो इस क्लास में लेके आया हूं। रीट प्री 2025 ईओआरओ फर्स्ट ग्रेड के खतरनाक वाले पेपर, डिप्टी जेलर का पेपर, जेईएन मैकेनिकल इंजीनियर वाले फरवरी वाले पेपर, उसके अलावा पशुधन पीटीआई और जो है आपके लेटेस्ट सारे पेपर ये लीजिएगा, सभी से सभी पेपर लेकर आ चुका हूं। इन्हीं में से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपने आरएस प्री में पूछे गए प्रश्नों की। आप सभी साथी खुश होना। हाँ, फोर्थ ग्रेड है, पटवार है, वीडियो है, लैब असिस्टेंट वाले बच्चे हैं, और इसके साथ साथ मैं बताऊं आपको सब इंस्पेक्टर, रेट वाले बच्चे, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। हो सके तो व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा दो, सभी दोस्तों को शेयर हो जाएगी अपने आप ही, कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी मुझे बार बार शेयर की। तो आ जाओ सभी साथी, शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखिएगा, निम्न में से किस पुरास्थल की पहचान पुरातत्वविद टीएच हेंडले ने एक बौद्ध कस्बे के रूप में की है? कि भाई ये एक बौद्ध कस्बा हुआ करता था, ऐसा टीएच हेंडले ने कहा है। बताओ टीएच हेंडले ने किसको कहा है? ये सभ्यता हो जाती है नलियासर की सभ्यता। कौन सी है? नलियासर। और नलियासर आपके जयपुर के अंदर स्थित है। कहां पर है? नलियासर सभ्यता आपके जयपुर में। हालांकि बौद्ध के अवशेष यहाँ बौद्ध कस्बे नहीं बल्कि बौद्ध मठ वगैरह है वो बैराट से मिलते हैं। हम जिसकी बात करते हैं ना, ये बौद्ध मठ वगैरह है और मौर्य काल के अवशेष वगैरह ये सब बैराट से मिलते हैं। लेकिन यहाँ क्या कहा जा रहा है कि एक बौद्ध कस्बा हुआ करता था, लोग यहाँ पर निवास करते थे। तो नलियासर की सभ्यता एक लोहयुगीन सभ्यता है। नलियासर की सभ्यता एक लोहयुगीन सभ्यता है जो कि आपके जयपुर के अंदर स्थित है। कर्नल हेंडले और दयाराम साहनी इनके साथ में हुआ करते थे। आपके दयाराम शाहनी दोनों ने मिलकर यहाँ पर उत्खनन कार्य किया है। और इसके बारे में और लिखेगा 105 कुषाणकालीन मुद्राएं मिली है यहाँ से। 105 कुषाण जो आज से 2000 साल पहले की जो राजवंश है, कुषाणकालीन 105 कुषाणकालीन मुद्राएं मिली है। याद रखना आप सभी साथियों को। बूढ़ा पुष्कर की बात करें तो ये अजमेर में स्थित है। बूढ़ा पुष्कर कहां पर है? अजमेर में स्थित सभ्यता स्थल हो जाता है। ये इस तरीके से ऑपरेशन करते हुए मैं आगे बढ़ूंगा। पूरी क्लास के अंदर 500 से 600 प्रश्न है। 1 घंटे के अंदर मैं 40 से 50 क्वेश्चन व्याख्या सहित करूंगा ना, तब जाके 12 घंटे में 500 से ज्यादा क्वेश्चन कवर होंगे, है ना। एक एक क्वेश्चन लाया हूं सामने, डिटेल में करवाना है कि टिक लगा के आगे बढ़ना है। कमेंट बॉक्स में बता दो सभी साथी। होता है कई बच्चों को चींटियां काटने लगती है, मुझे फटाफट करो, तो फटाफट वाले बच्चे क्लास छोड़ के जा सकते हैं, क्योंकि फटाफट तो होता भी नहीं है कभी कोई काम। फटाफट तो 2 मिनट की मैगी बनती है, उससे पेट खराब होता है ना। खिचड़ी दलिया बनाने में टाइम लगता है, रावड़ी में टाइम लगता है, लेकिन शरीर को गुणकारी होती है वो शरीर के लिए। तो डिटेल करवाना है ना, तो इसी तरह से खोल के कराऊंगा एक एक ऑप्शन को, ताकि 500-600 प्रश्न में तुम्हारे 3 से 4000 प्रश्न हो जाए और सिलेक्शन हो जाए सभी का। चलो धन्यवाद, आ जाओ आ जाओ। चलो ऐसा पहला प्रश्न आपके सामने है। चलते हैं हम दूसरे प्रश्न की ओर। लिख लीजिएगा। हाँ, ये पूरा पाषाण काल वाला ना, बूढ़ा पुष्कर की बात करें, पूरा पाषाण का है। तो मैं तुम लोगों से क्या है कि बात करके ही आगे बढ़ूंगा, जैसा तुम लोग चाहोगे वैसा ही होगा, ठीक है। पूरा डिटेल में कराना है। चलो घनी चौकी बात है, तो 12 घंटे तक थकना नहीं है, ठीक है। मदद से तो पैरों पे खड़े तुम भी रहना, बस बैठ करके टिक कर बैठ जाना। एग्जाम हॉल में 3 घंटे बैठना पड़ेगा। मारवाड़ के शासक राव चुंडा के बारे में प्रश्न आया है। राव चुंडा के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए, और निम्नलिखित में से दिए गए विकल्प हैं। ऐसे ही प्रश्न आज के टाइम में आ रहे हैं। आरएसपी का कठिनतम पेपर था। राव चुंडा को मंडोर दहेज में मिला था। बिल्कुल सीधी सी बात है कि ये आपको इंदा प्रतिहारों से चुंडा को ये दहेज में मिला था। ये एकदम सही बात है। राव चुंडा के बाद में रणमल राजगद्दी पर बैठा। क्या ये दोनों कथन सही है? तो ये चुंडा को जो है मंडोर दहेज में मिलता है, इसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले लिखिएगा यहाँ पर जो है, इसके बाद रणमल नहीं बैठा था बेटा, कान्हा बैठा था, जो 1423-24 में, है ना। ये कान्हा हो जाएगा। इसके बाद में जो मारवाड़ के राजवंश से संबंधित हम बात करें, 1423-24 में कान्हा बैठा था। तो वंशावली वृक्ष कई बार दिया जाता है कि इसके बाद में कौन राजा बनता है, आपको बताना है। तो कान्हा बैठा था, रणमल नहीं बैठा था। ये इंदा प्रतिहारों से इसको प्राप्त होता है। 1400 देखो चुंडा के टाइम की बात करें, 1394 से लेकर के 1423 और 1390 के आसपास, उसी 1390 के दशक में इंदा प्रतिहारों की बेटी से शादी की थी। तो इंदा प्रतिहारों ने डायजे में दिया था कि भाई ले तेरे को मंडोर देते हैं। तो वही उस समय की बात है, आप लोगों को याद रखनी है। अब चुंडा के बारे में कई बार प्रश्न आते हैं कि चुंडा सर तालाब है, चांद बावड़ी है और सामंत प्रथा है। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। जोधपुर के अंदर ये आपका चुंडा सर तालाब बनवाया था। चुंडा ने क्या बनवाया था? चुंडा सर तालाब बनाया था। और इसके साथ साथ सामंत प्रथा, मारवाड़ में सामंत प्रथा की शुरुआत किसने की थी? मारवाड़ में सामंत प्रथा का जनक कौन है? मारवाड़ में सामंत प्रथा की शुरुआत सबसे पहले किसी ने की थी? चुंडा सर तालाब बनाया था। और एक प्रश्न आता है कि चांद बावड़ी। अब कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर चांद बावड़ी तो आबानेरी गोसा में, मुझे भी पता है आबानेरी गोसा में, लेकिन एक चांद बावड़ी तुम्हारे जोधपुर में है, वो अगर तुम ध्यान नहीं दोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो चांद बावड़ी जो जोधपुर वाली है ना, ये चुंडा, ये आपके चुंडा के समय में ही बनी थी। आप लोगों को याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट। राव जैतसिंह छंद, ये एक ग्रंथ है जो कि आपके बीकानेर के शासक जैतसिंह ने निम्न में से किसको हराया था? राव जयसिंह छंद के अनुसार। तो राव जयसिंह जो छंद है उसमें बिटू सुजा कहते हैं कि कामरान को हराया था। किसको हराया था? कामरान को हराया था। अब ये बिटू सुजा तो इसके क्या है? लेखक है इसके, ये आपको याद रखना है। और कामरान किसका भाई है? कामरान असगरी, ये हिंदाल, ये सब हुमायूं के भाई हुआ करते थे। तो ये दोनों क्या थे? भाई थे। तो कामरान के साथ में क्या हो गई थी? लड़ाई हो गई थी। और बीकानेर के शासक हुआ करते थे जैतसिंह, इनके साथ में लड़ाई हुई थी। तो यहाँ पर ये आप लोगों को ये याद रखना कि कामरान को हराया था। भटनेर किले पर आक्रमण किया था, ठीक है। इसने किस किले पर आक्रमण किया था? भटनेर पर आक्रमण किया था। अब कई बार नए नए प्रकार के प्रश्न पूछ लेती है आरपीएससी रेजिडेंस बोर्ड। राव जयसिंह छंद बिटू सुजा ने लिखा, ये तो सबको पता है। अब ये पूछेंगे इसके अंदर छंद कितने हैं? तो राव जयसिंह जो छंद है इसके अंदर 401 छंद है। कितने हैं? 401 छंद है। इस लेवल का नॉलेज अगर है तो ही मामला सही है, वरना मामला गड़बड़ है। आगे आ जाओ। निम्नलिखित में से ओजियाना के उत्खनन में कौन शामिल थे? ओजियाना जो संस्कृति है उसकी हम बात करें, नवीन जिलों के अनुसार आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ कि ओजियाना संस्कृति वर्तमान में कौन से जिले में स्थित है ना। ये कई बार प्रश्न आता है, पहले ओजियाना कहां थी और वर्तमान में कहां है, बताओ। हम इसकी बात करते हैं। हाँ जी, तो इसके उत्खनन में कौन कौन शामिल थे? आर सी अग्रवाल, बी आर मीणा, आलोक त्रिपाठी। ओजियाना संस्कृति वर्तमान 41 जिलों के हिसाब से नवीनतम अपडेटेड क्लास है भाई। आप लोगों को हाँ कमेंट बॉक्स में बताते रहो, मैं आप लोगों के कमेंट भी साथ साथ देख रहा हूँ। ओजियाना आपके कहां पर? देखो इसके अंदर आर सी अग्रवाल का योगदान नहीं है, बी आर मीणा और आलोक त्रिपाठी, यानी बी और सी ऑप्शन सही है। बी और सी ऑप्शन सही है। अब इनके द्वारा जो है वो आपका उत्खनन कार्य कब किया गया था? सन 2000 है ना। कब किया गया था? सन 2000 ईस्वी में किया गया। और ये ताम्र पाषाण युगीन है ना, ताम्र पाषाण युगीन आपका सभ्यता स्थल हो जाता है।
बदनौर, बिल्कुल बदनौर सही है। ओजना है आपका, कहाँ है? बदनौर है, और बदनौर वर्तमान में ब्यावर जिले में, तो ये भीलवाड़ा मत कर देना। ओजना कहाँ है वर्तमान में? आप इसको करोगे बदनौर में है, और ये आपका ब्यावर में पड़ता है वर्तमान में। अब पहले वाला तो भीलवाड़ा में था, मामला चल जाता था, ठीक है। और अब ये आपको नए जिलों के अनुसार याद रखना है। अब ओजियाना से क्या क्या मिला है, क्योंकि कई बार परीक्षा में अवशेष पूछ लिए जाते हैं, तो अगला पॉइंट लिख लो कि ओजियाना से प्राप्त जो अवशेष है ना, ज्यादा नहीं है, की पॉइंट लिखाऊंगा 2-3। पीवाईक्यू क्या होता है कि कोर एरिया है, वहीं से हर बार परीक्षा में प्रश्न आते हैं, अगर आपने वो देख लिया तो आपको पढ़ने का ढंग पता चल जाएगा, ठीक है मेरे भाई। हाँ, खारी नदी के किनारे, बिल्कुल सही है ना, खारी नदी। तो ये भी याद रखो। इसके साथ साथ अवशेष मिले टेराकोटा का बैल और तांबे की मूर्तियां मिली, विशेष रूप से तांबे की चूड़ी मिली है, तो तांबे की चूड़ी। टेराकोटा आप सबको पता है, मोलेला गांव राजसमंद वर्तमान में फेमस है, लेकिन टेराकोटा मतलब मिट्टी की मूर्तियां। तो टेराकोटा की मूर्तियां कहां से मिली राजस्थान में, ये प्रश्न एग्जाम में आता है, तो आप लिखोगे टेराकोटा की मूर्तियां, और वो भी गाय बैल वगैरह इन सभी की। तो मिट्टी की मूर्तियां मिली है, तांबे की चूड़ी मिली है। 2000 में बी आर मीणा, आलोक त्रिपाठी, इनके द्वारा उत्खनन किया गया। चल मेरी डोल की डमाक के डम। आगे देखो अगला प्रश्न, बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर आपको विचार करना है, और एग्जाम में बिजोलिया हमेशा पूछा जाता है। हाँ जी, बिजोलिया किस, देखो क्वेश्चंस मेरे पास इतने हैं कि 12 घंटे में मैं इनको खोल के कराऊंगा आराम से, तो एक एक क्वेश्चन समझ में आएगा। एग्जाम में क्वेश्चन तुम्हारे गलत होंगे नहीं आगे, ठीक है। ये तो ध्यान रखना है तुम लोगों को, जल्दबाजी नहीं करेंगे। बिजोलिया किसान आंदोलन के संबंध में दिए गए कथनों पर आपको विचार करना है कि बिजोलिया किसान आंदोलन संबंधी जानकारी देने है, तो विजय सिंह पथिक है वो गांधी जी से मिलने वर्धा गए थे, ये कथन यहाँ पर क्या है, गलत है। प्रयाग के अभ्युदय और कलकत्ता के भारत मित्र समाचार पत्रों ने बिजोलिया किसान आंदोलन संबंधी समाचार पत्रों का नियमित रूप से प्रकाशन किया था, ये बिल्कुल सही है। और बार बार परीक्षा में प्रश्न आ रहा है कि बताइए बिजोलिया किसान आंदोलन की खबरों को कौन कौन से न्यूज़पेपर ने प्रकाशित किया था। ये केवल बी कथन यहाँ पर सही है, आरएस प्री में आया था, बी कथन यहाँ पर सही है। बिजोलिया के 3 चरण है भाई, 1897 से लेकर के और ये 1941 तक देश का सबसे बड़ा जो किसान आंदोलन है ये यही हुआ करता था। जहां पर हम बात करते हैं 1903 का जो चौरी कर है ना, 1903 का चौरी कर है, फिर 1906 का वो तलवार बंदी कर लगाया गया था, ठीक है। ये बड़े अच्छे प्रश्न है, परीक्षा में पूछे जाते हैं। चौरी कर है, ये कृष्ण सिंह के द्वारा लगाया गया था। कई बार प्रश्न आते थे, बताओ ये चौरी कर किसके द्वारा? चौरी तो भगवान श्री कृष्ण की, ऐसे याद करो, तो कृष्ण सिंह ने लगाया था। जनता बड़ी नाराज हो गई थी कि आप चौरी कर लिया जा रहा है। तलवार बंदी कर है, तलवार जीता, मतलब तलवार के सहारे जीता जाता है किसको? पृथ्वी को, तो पृथ्वी सिंह ने वो लगा दिया था। अब एक प्रश्न ये आया था कि बिजोलिया के अंदर कितने प्रकार की लागतें ली जाती थी, कितनी प्रकार की लाग ली जाती थी? तो 84 प्रकार की लाग थी। कितने प्रकार की? 84 प्रकार की लागतें ली जाती थी, है ना। लाग बाग बैठ बेगार, लाग बाग बैठ बेगार के खिलाफ किसानों ने आवाज उठाई थी। इनका शोषण हो रहा था, बेगार पर था, मतलब पैसे नहीं दिए जा रहे थे बदले में, मतलब काम के बदले कुछ भी नहीं दिया जा रहा था, शोषण इनका हो रहा था, इसलिए इन्होंने आवाज उठाई थी। विजय सिंह पथिक ने इसके दूसरे चरण का नेतृत्व किया था। बात करें तो 1916 से 1923, और एक पहला चरण था आपका 1897 से लेकर के और आगे हो जाएगा 1916 तक स्थानीय लोगों के द्वारा, फिर 1923 से लेकर के 1941 तक ये एकीकरण। इसके बात करें तो बिजोलिया किसान आंदोलन के यहाँ पर 3 चरण है, और कई बार परीक्षा में प्रश्न आता है बिजोलिया किसान आंदोलन के जनक कौन है, पिता कौन है? साधु सीताराम दास, याद करना, साधु सीताराम दास। साधु, ये प्रश्न बार बार आते हैं, और बिजोलिया से संबंधित नए नए प्रकार के प्रश्न आगे और बताऊंगा। साधु सीताराम दास इस आंदोलन के क्या थे? जनक थे, याद करना भाई। पहला चरण है वो स्थानीय लोगों के द्वारा नेतृत्व किया जाता है, और दूसरे चरण में जो नेतृत्व किया जाता है वो आपके विजय सिंह पथिक द्वारा। और कई बार परीक्षा में प्रश्न आता है कि विजय सिंह पथिक के द्वारा बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व कौन से चरण के अंदर किया गया था? फिर जमनालाल जी बजाज हो जाते हैं, मतभेद के बाद विजय सिंह पथिक जी चले जाते हैं, तो ये आपका जमनालाल बजाज है वो आपके तीसरे चरण के क्या होते हैं? लीडर होते हैं। ये प्रश्न ऐसे पढ़ोगे ना तो मजा आएगा, बाकी तो पोती पड़ जग मुआ सिलेक्शन भयानक होए। पीवाईक्यू का ट्रेंड देख लो, तुरंत सिलेक्शन होए। अब पीवाईक्यू के नाम से जो माइंड मैप का ट्रेंड है वो हर कोई फॉलो करे, अच्छी बात है। मैं तो चाहता हूं कि सभी बच्चों को पढ़े, 90% तक मैं पहुंच पाऊंगा, 10% तक मैं नहीं पहुंच पाऊंगा, लेकिन ये एक क्लास देख ली पीवाईक्यू, इसके अलावा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को कहीं पर भी। तो बिजोलिया याद रह जाएगा, सबसे बड़ा किसान आंदोलन है ना, ये आपको याद रखना। ये सामान्य प्रश्न आता है, सबसे बड़ा किसान आंदोलन 1903 का चौरी कर, फिर आपका 6 का तलवार बंदी कर, ये सब आप लोगों को याद रहने चाहिए। अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, देखो राखी, मैं माइंड मैप में ऑफर कभी नहीं देता हूं, मेरी फीस ऑलरेडी बहुत कम है, बच्चे कमेंट कर रहे हैं बार बार। ऑफर तो वो देते हैं जिनके कोर्स नहीं बिकते हैं भाई, जिनको 90% क्वेश्चन मिलते हैं, भरोसा वही कोर्स ले, बाकी मुझे 2 रुपए कम भी मिलेंगे तो मुझे पैसे नहीं चाहिए। मैं यूट्यूब की सारी ऐड बंद कर रखा हूं, चाहूं तो महीने के लाखों रुपए कमा सकता हूं। तुम लोग एक बार कमेंट बॉक्स में बता दो, क्या मेरे किसी वीडियो पे ऐड आती है क्या? जबकि मेरे पर डे के 48 घंटे के व्यूज होते हैं, 9 लाख 10 लाख व्यूज, उस पर मैं चाहूं तो रोज के हजारों रुपए इस तरह से कमा सकता हूं, उस महीने के लाख रुपए मिलेंगे मुझे। और आते भी थे पहले, मैंने बंद कर दिए, मैंने कहा नहीं चाहिए, बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब होती है, और दूसरे चैनल पे जाना ऐड स्टार्ट होती है, तो मुझे कोई पैसे का वो लालच नहीं है, ऐड भी ऑफ करी हुई है। तो भाई कोर्स तो जिन बच्चों को विश्वास हो मेरे के 90% क्वेश्चन मिलते हैं वही ले, बाकी दूसरी जगह से ले ले, सेकंड टाइम भरोसा हो जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू भाई, ऐड बंद ही रखूंगा मैं, चिंता मत करो, मुझे नहीं कमाने पैसे, यूट्यूब से लाखों रुपए आते हैं, कसम विद्या माता की, लाखों रुपए आ सकते हैं, मैं नहीं ले रहा हूँ। एक लेवल के बाद शिक्षक के लिए धन इंपॉर्टेंट नहीं होता है, मेरी जरूरतें पूरी हो जाती है, उससे ज्यादा मुझे नहीं चाहिए। 1945 का याद करो, डेट है 1945, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, और मैं तो कहता हूं रिपीट होगा। पीवाईक्यू में तुम देखोगे कि क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, पीवाईक्यू के क्वेश्चन क्या है? रिपीट हो रहे हैं। 1945 का एस.ए. सुधालकर प्रतिवेदन। अब कहो गुरुजी ये तो कभी सुना ही नहीं था। सुधालकर प्रतिवेदन निम्न में से किस देशी रियासत से संबंधित है? तो देशी रियासत जो है प्रशासनिक सुधार के संबंध में जोधपुर के संबंध में है, ये इसका राइट आंसर हो गया आपका। 1945 का सुधालकर आयोग का संबंध आपके जोधपुर से संबंधित है, और जोधपुर के अंदर हम इसकी बात करें तो संवैधानिक सुधारों के लिए लाया गया था, संवैधानिक सुधार है, तो ठीक है भाई, ओके क्लियर है। तुम लोगों के कमेंट बीच बीच में देख करूंगा फोन में, बाकी इतना टाइम तो है नहीं मेरे पास। चलो अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ूंगा। ये प्रश्न मोस्ट है, हर बार आता है, ये प्रश्न हर बार आता है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इस चैनल पर मां सरस्वती की बहुत मेहरबानी है। मैं फिर से कह रहा हूँ, 6 महीने में 1 मिलियन हो जाएगा चैनल, उस समय लगाऊंगा 2025 और 26 के पेपर, कर दो फटाफट 1 मिलियन, आ जाएगी अगली क्लास। सिर्फ इस क्लास को देख के बच्चे एग्जाम पास करते हैं। वॉल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा के संबंध में, वॉल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा के संबंध में
कौन सा कथन है वो गलत है। अब देखो इतना प्यारा क्वेश्चन, इससे कठिन प्रश्न कोई नहीं आएगा, ऐसे ही प्रश्न आएंगे भले 2025 हो भले 2030 हो। तो यहाँ ये कहा जा रहा है जिसकी स्थापना 1988 में हुई थी, ये राइट कथन है। 1981 में कर्नल एम वॉल्टर के प्रयासों से वॉल्टर हितग्राही सभा की स्थापना होती है और इसका उद्देश्य राजस्थान में राजपूतों का सही है लेकिन दलितों का यहाँ कोई आंसर ये सही नहीं है। इस प्रकार से दलितों के लिए सुधारात्मक कार्य करना था। जितने भी रियासतें थी उनमें पूरी किया थी, सती प्रथा थी, बाल विवाह था, बहु विवाह था, इनको बंद करने के लिए ये लाया गया था। ठीक है, तो थोड़ा कंफ्यूज मत होना इसमें कि सर हाँ सीधी सी बात कही जा रही है। आरपीएससी हमेशा थोड़ा सा छेड़छाड़ करती है, इलॉजी की तरह यूं थोड़ा सा छेड़ दिया है ना, तो ये क्या डाटा गलत कर देती है ताकि बच्चा कंफ्यूज हो जाए। जो ढंग से पढ़ के आया वो तो पेपर सॉल्व कर लेगा, वरना फिर बैठे रहो भरोसे की भैंस पागल है। इसकी पहली बैठक का आयोजन अजमेर में हुआ। ये अलग से प्रश्न आता है, कई बार अलग से प्रश्न आता है, इसकी पहली बैठक कहाँ हुई? स्थापना उदयपुर में, लेकिन आपकी जो है स्थापना उदयपुर के अंदर होती है, लेकिन इसका पहला जो अधिवेशन है वो कहाँ होता है? अजमेर में होता है। ये इतना प्यारा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट है, हर बार प्रश्न आता है। सभी ने अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एक सामाजिक नियम बनाए, बिल्कुल सही है, यहाँ पर ये दिए गए कथन में से। ओके धन्यवाद, थैंक यू। हम यहाँ बात करेंगे इसके संबंध में, और स्थापना आपको उदयपुर बतानी है, लेकिन पहला अधिवेशन आपको इस तरह से रखना है, बहुविवाह बाल विवाह इन सबको रोकने के लिए शासक वर्ग के अंदर ना, ये उस समय का क्या हुआ करता था? हाँ, कर्नल एजीजी हुआ करता था, एजीजी वॉल्टर का हितग्राही सभा। शासक वर्ग में व्याप्त बुराइयां, अब कहीं से अलग से प्रश्न पूछ ले, शासक वर्ग की बुराइयां, शासक वर्ग क्या विलासी वर्ग था? जैसे हम बात करें सती प्रथा, सती प्रथा हो गई, बाल विवाह हो गया, बहु विवाह हो गया, है ना, एक से ज्यादा शादियां कर ली, वो वाली बात है। चलो ये प्रश्न है ना हर बार आता है, घूम फिर करके हर दूसरे तीसरे पेपर में आ जाता है। राजौरगढ़ में मथन देव के द्वारा, अब एक बार तो पूछ लिया गया राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव है वो किससे संबंधित है ना, और एक बार पूछ लिया कि राजौरगढ़ का उस राजा का नाम बता दो। अब तीसरा प्रश्न ये पूछ लिया कि राजौरगढ़ के मथन देव के द्वारा निर्मित प्रसिद्ध मंदिर किस देवी देवता को समर्पित है? बताओ ये राजा कौन से राजवंश से संबंधित है? बताओ फटाफट। गुर्जर प्रतिहार कालीन है, गुर्जर प्रतिहार राजा था ये। और सीधा सा प्रश्न आया था, मैं फिर से कहूंगा भाई मां सरस्वती ने इस फील्ड का जादूगर बनाया है कि भाई पेपर दे के बच्चों को पेपर पास करा दो। ये कहा गया, प्रश्न एक आया था कि राजौरगढ़ अलवर, ये प्रश्न आता है राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस राजवंश से संबंधित है? तो आप कहोगे ये गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित है, गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित। एक प्रश्न तो ये फिक्स था अधीनस्थ बोर्ड और आरपीएससी का। और अभी पूछा कि मथन देव ने जो मंदिर बनाए थे ना वो भगवान शिव के संबंधित है ना, किससे संबंधित है? भगवान शिव से संबंधित है। ये बात है, मतलब कि पढ़ते तो सीधा आंसर आता है। एक प्रश्न ये आता है, दूसरा ये, तीसरा मथन देव का। तीन प्रश्न बार बार घूम फिर करके आते हैं, बाकी कोई प्रश्न नहीं आता है। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, सिलेक्शन भयानक हो। पीवाईक्यू देख लो, ठीक है, मुझसे माइंड मैप ये क्लास बहुत है। और मैं फिर से कहूंगा आप सभी साथियों को कि लगातार आप लोग शेयर करते रहो अपने सभी दोस्तों में, ताकि ये कंटेंट आपको बड़ा काम का। देखो भगवान शिव का मंदिर है, मथन देव वाला क्वेश्चन आता है। अब हम राजौरगढ़ के संबंध में कुछ और फैक्ट देख लेते हैं कि यह आपका सरिस्का टाइगर रिजर्व में स्थित है ना। कहां स्थित है? सरिस्का टाइगर रिजर्व में स्थित है। अब ये भी फैक्ट दिमाग में रखो। नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर है यहाँ पर। कौन सा मंदिर है? नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर है। इस वजह से हम कहेंगे ये शैव भगवान शिव को समर्पित है। और भगवान शिव को मानने वाले जो शैव है वो एक तो कापालिक हो गए, एक शैव हो गए, एक पाशुपत संप्रदाय हो गए। संत संप्रदाय में नहीं देखते हो, शैव, कापालिक, पाशुपत। और तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लेना कि इस बार मदरसा के क्वेश्चन ज्यादा हो जाएंगे, टाइम कम पड़ जाएगा। मुझे पता है 500 से 600 क्वेश्चन मैं 12 घंटे में करा दूंगा, इसी जोश जुनून के साथ में, है ना। चिंता मत करो, तुम्हारा भाई जिम में जाता है, पैर बहुत मजबूत है, ठीक है ना, पैरों में जोर बहुत है। 150 से ज्यादा किलो पुश करता हूँ, जब भी जिम में जाता हूँ 150 से ज्यादा किलो पैर से पुश करता हूँ। चिंता मत करो, 12 घंटे खड़ा रहूंगा तुम्हारे साथ। अभी तो तुमको नौकरी लगानी है ना, इतने सारे एग्जाम, 1 लाख से ज्यादा पदों पर। तो मेरी चिंता छोड़ो, शैव कर देना। गुर्जर प्रतिहार कालीन है, राजा अजय पाल के द्वारा, है ना। ये मंदिर किसके द्वारा बनाया जाता है? राजा अजय पाल द्वारा, गुर्जर प्रतिहार मतलब नीलकंठेश्वर। और एक मंदिर वो भी बनाया गया है, और इसके साथ साथ जो है मथन देव के द्वारा, जो मथन देव द्वारा निर्मित मंदिर है वो शिव को समर्पित। इतना दिमाग में रखना है, ठीक है। ओके, अब आगे बढ़ जाओ, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चले। एक बार थोड़ा सा ध्यान रखो, हाँ जी, थोड़ा सा दिमाग में रखो इस बात को। आगे चले नेक्स्ट अगले प्रश्न को देखिएगा, और तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए वाद्य यंत्र चुटकी में याद करा के जाएगा। अभी 75 से ज्यादा वाद्य यंत्र तुम्हारे खोपड़ी में सेट करूंगा। आ जाओ, मुझे समझ में कौन नहीं आता, मुझे पता है, होशियार से होशियार बच्चे को समझ नहीं आता है। लोक वाद्य यंत्र नाम है आपका चौतारा। चौतारा के संबंध में निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए और विकल्प का चयन कीजिए। चौतारा नाम ही है तो इसके अंदर कितने तार होते हैं? 4 तार होते हैं, बिल्कुल सही बात है। चौतारा में 4 तार होते हैं। सामान्यतः आपका रामदेव जी के भजन गाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। चौतारा हो गया, तंदुरा हो गया, वीणा हो गया, वेणु हो गया, रावण हत्था हो गया, ये एक प्रकार के तत्वाद्य यंत्र होते हैं। इनका इस्तेमाल रामदेव जी के भजन गाने में किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। वैसे रावण हत्था भी करते हैं, ठीक है, रावण हत्था भी इसका भी इस्तेमाल होता है। और चौतारा मतलब विभिन्न प्रकार के जो वाद्य यंत्र हैं, इन सभी का इस्तेमाल इसके अंदर किया जाता है, ये आप लोगों को याद रखना है। तो बोथ ऑफ द अबव आर राइट। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, चौतारा की बात करें, 4 तार होते हैं, है ना। इसको मिजराब पहनकर बजाया जाता है, ये ध्यान रखना। मिजराब क्या होता है कि हाथ की अंगुली के अंदर ऐसा अंगूठी टाइप होता है, उसके आगे नाखून के जैसा होता है, तो उससे क्या टन 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 उसकी आवाज तार को टच किया जाता है। थोड़ा सा वो दिमाग में रखना इसको। तो मिजराब पहनकर कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? मिजराब पहनकर बजाया जाता है कामड़ पंथ के लोगों के द्वारा रामदेव जी के राग में। अब सिर्फ 2 मिनट पेशेंस रखना, चिट्ठी नहीं काटनी चाहिए किसी को। आ जाओ, ऐसी ट्रिक कोई नहीं बताएगा, ये माइंड मैप ऐप में मैंने जो पढ़ा है उसका स्क्रीनशॉट लेकर गया, थोड़ा बहुत यूट्यूब वाले बच्चों का भी भला हो जाए। 4 वाद्य यंत्र होते हैं, तत् वाद्य यंत्र, सुशील वाद्य यंत्र, घन वाद्य यंत्र, अवनद वाद्य यंत्र। तत् का मतलब होता है तार वाले वाद्य यंत्र, सुशील का मतलब होता है फूंक मार के बजाए जाने वाले, अवनद का मतलब होता है चमड़े वाले, और घन वाद्य यंत्र जो लकड़ी, मिट्टी, धातु इनके बने होते हैं। आई बात समझ में? सबसे पहले तत् वाद्य यंत्र। तत् वाद्य यंत्र कौन होते हैं? जो तार से बने होते हैं, तार से बने होते हैं। तो मेरी क्या है, तारा नाम की शिष्या है, तो तार से तारा याद आ जाएगा। तो तारा कहती है कि कतर के रावण राज में गुरुजी को भी दुख है सासू माँ। कोई सासू माँ, कतर के रावण राज में मेरे गुरुजी मतलब से कतर चले गए। हाँ, लखनऊ के लाडे कतर गए, क्योंकि कतर में गुरुजी को बहुत दुख है सासू माँ। ठीक है भाई, तारा हमारी चिंता करिए, घना आशीर्वाद है। कतर से देखो, क से कमाचा, त से तंदुरा, र से रबाब, रा से रावण हत्ता, राज में रबाज, ज से जंतर, गु से गुजरी, और ची से चिकारा और चौतारा, भ से भपंग, अ से अपंग। हाँ, दुकाको में दुख हो गया, दुख से दुकाको। सासू से हो गई सारंगी, सुरिंदा, सितार,
और ई से हो गया एक तारा। आया मजाक नहीं आया ये बताओ पहले तो। अब परीक्षा में एक बार प्रश्न ये भी पूछा कि मेवाड़ क्षेत्र में कौन सा बजाया जाता है, तो रबाज है ना, चीते की चाल, बाज की नजर और महाराणा प्रताप जी के शौर्य पर कभी संदेह नहीं करते। बाज रबाज मेवाड़ का रबाब है तो ये मेवात में। और एक प्रश्न आता था भपंग, भपंग है तो ये भी आपका मेवात क्षेत्र के अंदर बजाया जाता है, मेवात में बजाया जाता है ना। दुक्का को हो गया सारंगी। एक तारा है तो मीराबाई का वाद्य यंत्र है ना, मीराबाई जिसको बजाते थे अपने साथ में रखते थे मीराबाई। और या हम कहें कि साधु संतों के द्वारा जो बजाया जाता है ना वो ये होता है। तो ट्रिक जोर की लगी, मजा आया, एकदम आनंदित हो गया तो वीडियो को कर दो लाइक, जितने भी साथी जुड़े हुए हैं। हाँ जी एकदम बढ़िया तरीके से। ये तो हो गया आपके तत्व वाद्य यंत्र। तत् के बाद छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों को, 15 याद करा दिए, 15 और याद करा दूं। कतर के रावणवास में गुरुजी को भी दुख है, मेरी सासू माँ तारा कहती है तत्व वाद्य यंत्र क्लियर है। अब आ जाओ सुशील वाद्य यंत्र। सुशील वाद्य यंत्र 20 वाद्य यंत्र है। सुशील के अंदर 20 वाद्य यंत्र हैं जो फूंक मारकर बजाए जाते हैं। अब तुम लोग टेंशन क्यों लेते हो, जब मुझे मां सरस्वती ने ये जिम्मेदारी दी है तो मैं तुम्हें पढ़ूंगा ना। हाँ जी सुशील वाद्य यंत्र फूंक मार के बजाए जाने वाले 20 वाद्य यंत्र। शंभू के बापू ने कहा, शंभू के बापू ने बोला कि सुन मोना की अम्मा तो कैसी अरे मुसी मुसी सी, बात बात पे मुंह फुला के बैठ जाती है। शंभू के बापू ने कहा सुन मोनारी अम्बा तो कैसी है मुसी मुसी सी है। और शंभू के बापू ऐसे याद करना ठीक है। शंभू से फूंक वाले, शंभू से शहनाई और शंख, भू से भुंगल, लेकिन वो आपकी अपंग और भपंग वो तत्ववादी थे। भुंगल है वो युद्ध के टाइम में रणभेरी बजाई जाती थी। बापू से बांसुरी और पुंगी, कहता है तेरी पुंगी बजा दो, चौराहे पे मिल तो सही तू, ठीक है ना, पुंगी बजा दो। तो वो पुंगी ये होती है ठीक है, याद रखना। ये घिया तुम्बे से बनती है, 2 बांसुरी लगी रहती है। सुन सुर नहीं, लेकिन सुर नहीं अलग है और जो है सुरिंदा और सितार ये अलग है, थोड़ा ध्यान रखना, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सुर नहीं आपकी याद रखना। न से नड़, कर्णा भील का प्रश्न आता है कई बार। नड़ को कौन बजाते थे, कर्णा भील है ना, कर्णा भील आपको याद रखना, जैसलमेर के कर्णा भील, इनका प्रश्न आता है। मोरचंग सबसे छोटा वाद्य यंत्र में बात करें है ना, सुन मोना के बाद जो फूंक मार के बजाया जाता है सबसे छोटा है, जिसे जूझ हार्प कहते हैं। क्या कहते हैं, जूझ हार्प कहते हैं। यूरोप के अंदर ये जो वाद्य यंत्र होता है, यूरोप वाले लोगों की देखा देखिए हमने भी ये अपनाया है। छोटी सी बिसल जैसा होता है, फूंक मारते हैं। जूझ हार्प, मोरचंग, नागफणी सांप के जैसे आकार की होती है। सुन मोना, मोना से मोरचंग, नागफणी हो गया। अम्मा से क्या हुआ, अम्मा से अलगोजा है, मशक है और बाकिया है। राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है, अलगोजो। अरे मारे छेल भंवर को अलगोजो खेता में बाजे रे, छेल भंवर को अलगोजो खेता में बाजे रे। तो अलगोजा क्या हो गया, अलगोजा हो गया अपना राज्य वाद्य यंत्र। कई बार परीक्षा में आता है सीधा सीधा। मां से मशक है, मशक क्या होता है, चमड़े का खिला होता है ना, ये चमड़े से बना होता है, हालांकि इसमें फूंक मारी जाती है और खिला नुमा होता है। बाकी हो तो आप सबको पता है ना। और तुरई होती है युद्ध के लिए, करना और करनी हो गया ठीक है। कैसी से सतारा हो गया, हाथ से हारमोनियम हो गया जिसे बेटी कहते हैं। मुसी से मुल्ला मुरली हो गया, सर से सिंगा सिंगी। तो शंभू के बापू ने कहा सुन मोना की अम्बा तो कैसी है मुसी मुसी सी। सैनई शंख भुंगल बांसुरी पुंगी, सुरनई नड़ मोरचंग नागफणी। अम्मा से हो गया अलगोजा मशक बाकिया, तू से तुरई, क से कैसी से करना सतारा और हारमोनियम मुसी मुसी से हो गया आपका मुल्ला मुरली सिंगा सिंगी। अभी तो रुको, हाँ जी आप अच्छे से रुको। देखो मैं कभी वीआईपी बच्चे तारीफ कर रहे हैं, मैं कभी वीआईपी बिहेवियर नहीं करता। तो 5 लाख बच्चे, कल 10 लाख और आने वाले समय में 50 लाख यानी 5 मिलियन भी बच्चे हो जाएंगे 2-3 साल, मुझे इतना विश्वास है। तब भी मैं एक नंबर जो 8955982723 वाला है मेरा पर्सनल नंबर है, मेरे बच्चों के पास रहेगा। किसी को कोई शिकायत हो 10 बार कॉल करके मुझे परेशान कर सकता है, सर बताइए कोई मैं परेशानी में हूँ, क्यों गुरुजी आता ही करनी है बेटा, क्यों परेशान मत कर, ऑलरेडी बहुत काम रहते हैं। वरना टीम के नंबर है 8383014445 या 8786909802 ये विजय सर के व्हाट्सएप नंबर। विजय सर को जानते हो ना, है ना, मेरा ही छोटा भाई जिसको 2 बार मैंने थानेदार बनाया और डीएसएसपी में दिल्ली गवर्नमेंट में वहां नौकरी लेके आया, पटवारी में सेलेक्ट किया। तो मतलब बहुत मेहनत करवाई उसको, ऐसी मेहनत तुम लोगों को कराऊंगा। अब आगे आ जाओ, तो कॉन्टैक्ट नंबर तो तुम्हारे लिए एनी टाइम अवेलेबल है। चलो अब अगला 23 वाद्य यंत्र और है। गुरुजी तत्व वाद्य यंत्र हमने पढ़ लिए, गुरुजी हमने तत्व वाद्य यंत्र पढ़ लिए 15-16, 20 वाद्य यंत्र पढ़ लिए सुशील वाले। अब जो बारी है वो है आपके अवनद वाद्य यंत्रों की। किसकी, अवनद्य, या हम जिसे कहते हैं हाँ अवनद वाद्य यंत्र, चमड़े वाले वाद्य यंत्र। अवनद का मतलब हो गया जो चमड़े के बने होते हैं। अगर तुम लोग इंटरेस्टेड हो तो कराओ, नहीं तो फिर ट्यूशन में आगे बढ़ जाओ। ये बताओ शिखर की लाइब्रेरी में 10 लोग एक साथ बैठे देख रहे थे, रिचपाल के, अरे भाई रिचपाल था नाम, गणित चौक शिखर की लाइब्रेरी में बैठे देखे, बढ़िया गणित चौक की बात है ना। तो गणित चौक की बात है, राजस्थान में इसलिए लाखों बच्चे हो गए। अब तो मैं कहीं बाहर जाता हूँ मुझे मास्क लगा के जाना पड़ता है, मदद सर अच्छा भी लगता है और कई बार थोड़ा रुकना पड़ता है, काम अर्जेंट होता है तो इसलिए थोड़ा बच के निकलना पड़ता है, ठीक है। तो अवनद यानी कि चमड़े के बने हुए वाद्य यंत्र। चमड़ा, दादी है ना खागड़ी उधर, तुम सबकी ध्यान रखना। दादी के डैड को, मेरी दादी के डैड को मामा ने धौंस से 9 कदम दूर ताश में ढाबकर खचन से घेरा। अरे भाई देखो याद तो करो, दादी के डैड ने मामा को धौंस से 9 कदम दूर ताश में ढाबकर खचन से घेरा। 20 वाद्य यंत्र हैं, तुम उल्टे लटक जाओगे तो भी याद नहीं होगा, मैं तुम्हें सीधे बैठे बैठे याद करा देता हूँ। आओ तो सही इधर है। दादी यानी दादी लिखा मैंने, ढ से देखो ढोलक ढाक डोल की डफली, और ये दादी हो गया। डैड से बात करो, डुगडुगी डमरू डेरू। क्या वो डेरू की बात करें तो जो है हम बात करते हैं डेरू बड़ा होता है, डुगडुगी सबसे छोटी सी होती है, मदारी बजाता है, डमरू शिवजी के यहाँ बजाते हैं, डेरू सबसे बड़ा होता है। मांदल होता है, माठ होता है, मामा से मांदल माठ हो गया। धौंस से धौंसा वाद्य यंत्र है। 9 कदम दूर से नौबत हो गया। बाजा 6 नौबत बाजा मारा डिगीपुरी का राजा, तो नौबत एक तरह से नगाड़ा ही है। कदम, कदम से हो गया कमर, कौड़ी, म से मृदंग, द से दमामो, दूर ताश में ढाबकर खचन से गिरा, ताशा हो गया। ये प्रश्न एग्जाम में अभी पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा चमड़े का, चलो गंगानगर में लाइब्रेरी में वीरमा किरण ने गणित की बात है, बालिका आशीर्वाद संगठन, हम एक नाम नहीं लो तो नाराज मत हो, और कोई बात नहीं, ठीक है। तो सब लोग बहुत 12 घंटे खड़ा रहना, हर किसी के बस की बात थोड़ी होती है। जो विद्यार्थी से प्रेम करेगा वो अपनी किडनी गुर्दे सबको दांव पे लगाएगा, क्योंकि खराब हो गए थे मेरे एक बार जब मैंने ली थी क्लास, उस समय की बात है। तो कोई नहीं, तुम सबका प्यार मेरे साथ है। ये क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से कौन सा अवनद वाद्य यंत्र है या चमड़े से बना हुआ वाद्य यंत्र है, ताशा या तार का बना नहीं, उसमें एक ऑप्शन ये दिया हुआ था। ढाबगर में ढ से ढीब को दीप को, ब से बोली, खचन से हो गया खंजरी, च से चंग, न से नगाड़ा और घेरा। तो दादी के डैड को मामा ने 9 कदम दूर ताश में ढाबकर खचन से घेरा। तो भाई स्क्रीनशॉट तो ले ही सकते हो, खाली स्क्रीनशॉट लो, टाइम दूंगा मैं, ठीक है। लो स्क्रीनशॉट लो, एक तब का ले लिया, हाँ ले लिया। फिर देखो सुशील, इसका भी ले लो और फिर इसका भी ले लो, और लास्ट है जिसका नाम क्या है, ये भाई ये है आपके घन वाद्य यंत्र, घन वाद्य यंत्र है ना।
जो आपके धातु से बने होते हैं, जो मिट्टी से बने होते हैं, जो धातु या मिट्टी से बने होते हैं। मगरमच्छ श्रीमान जी, और देखो मगरमच्छ श्रीमान जी जांच में रम कर, ये क्या जांच कर रहा है वहां पानी के किनारे, कोई हिरण सेहत नहीं आ रहा, शिकार कर लो उसका, हिरण या तेंदुआ वगैरह। तो मगरमच्छ श्रीमान जी जांच में रम कर, नदी किनारे जमकर हाथ में थाली भरकर घंटी लेकर खड़े हैं, राम 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 कर रहे हैं, और शिकारी आएगा खा जाएंगे एकदम से। मगरमच्छ से हो गया कागज, श्रीमान से हो गया श्रीमंडल, जांच से हो गया जांजर और चिमटा, रम से हो गया रमजोड़, और क से हो गया करताल, है ना, करताल अलग होता है, खड़ताल अलग होता है। हाथ से हो गया हाकल, मां से हो गया मंजीरे, था से थाड़ी हो गया, और भरकर से भरनी हो गया, घंटी, घड़ा, गुरालियो, गुगरू, ये भी हो गए। अब लेजिम है वो आपका गरासियों के लिए है ना, विशेष रूप से गरासियों से संबंधित है लेजिम, है ना, गरासिया, ये कई बार प्रश्न आता है गरासियों का। अब खड़खड़ 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 है, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खड़काल, खड़ताल क्या है, लकड़ी के पाटे होते हैं। खड़ताल का जादूगर किसे कहते हैं, कमेंट बॉक्स में बताओ फटाफट। अरे धन्यवाद भाई। चलो, ये खड़ताल होता है, लकड़ी के पाटे होते हैं, किसके होते हैं, लकड़ी के होते हैं। और करताल होते हैं जिसमें क्या होता है, छोटे छोटे मंजीरे भी लगे रहते हैं लकड़ी के पाटों के साथ में। तो गणित चौके लगे था लोगों ने ये क्लास, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपके क्वेश्चन आगे बढ़ूंगा। सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी ये क्लास, मुझे पता है। राजस्थान जीके की सबसे फास्ट 1 मिलियन क्लास पिछली वाली गई थी कोचिंग जगत की इंडस्ट्री में, सिर्फ 8 से 10 दिन में 10 लाख व्यूज गई थी, जो कि 15 लाख पड़ी है। ये सौभाग्य मुझे मिला सिर्फ आप लोगों की वजह से। देखो नेक्स्ट अगला, निम्न में से कौन सा विकल्प यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है, आरएस प्री में पूछा गया था। ध्यान रखना आप लोगों को, दिए गए ऑप्शन के अनुसार, दिए गए ऑप्शन बताओ। ये साहित्य ग्रंथ तो हमेशा परीक्षा में पूछे जाते हैं, आप लोगों को बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। कि पृथ्वीराज रासो चंद्रबदई का ग्रंथ है, बिल्कुल सही है। विसल देव रासो नरपति नाल का ग्रंथ है, और कुमार रासो ये दलपत विजय का है, इसका नहीं है। कर्णिदान का, कर्णिदान का तो सूरज प्रकाश है। कर्णिदान का कौन सा है, सूरज प्रकाश है, ये आप लोगों को याद रखना है। कुमार रासो, इसके लेखक कौन है, दलपत या दौलत विजय, दलपत विजय। शत्रुसाल रासो है वो डूंगर सिंह का ग्रंथ है, या डूंगर सिंह का ग्रंथ है। हम बात करते हैं खुमान रासो के अंदर किसका वर्णन किया गया है, थोड़ा सा ये भी दिमाग में रखना कि खुमान रासो के अंदर किसका वर्णन किया गया है, राज सिंह तक है ना, मेवाड़ राजवंश का वर्णन है, विशेष रूप से मेवाड़ राजवंश से संबंधित हो जाता है खुमान रासो। सूची दी गई है, मिलान करना है दोनों यहाँ पर चित्रकार और प्रसिद्ध आपकी चित्रकारों के संबंध में और उनके कलाकारों के संबंध में राइट आंसर कौन सा होगा। देखो हम सबसे पहले बात करें तो निहाल चंद्र को कौन नहीं जानता, किशनगढ़ के निहाल चंद्र जो राजा सावंत सिंह नारीदास के दरबारी थे। बीकानेर की बात करें तो अली रजा, मुस्लिम कलाकारों के द्वारा बीकानेर के अंदर मथेरन, उस कला का भी मथेरन तो जैन से संबंधित था, अली रजा वगैरह सब मुस्लिम थे वो बीकानेर के। मेवाड़ के शाहिब दीन और शाहिब राम की बात आए तो जयपुर शैली के हो जाएंगे। मारवाड़ की बात करें शिवदास, ये अलग से याद कर लेना, ए के सामने 2 सभी में है, बी के सामने 3 2 में है, सी के सामने 1 आएगा, तो ये अपना राइट आंसर कौन सा हो गया, 2 हो गया, याद करो। संत लालदास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आज के टाइम में ये प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है, संत लालदास जी के बारे में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। आप लोगों को याद करना है कि संत लालदास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही उत्तर आपको देना है। संत लालदास जी जिंदगी भर अविवाहित रहेंगे, क्यों रहेंगे अविवाहित, गृहस्थी में भी तो भजन कर सकते, ठीक है, इनकी ये विचारधारा थी, ठीक है, अविवाहित नहीं थे, इसलिए ये कथन क्या हो गया, खोटा हो गया, शादी की थी इन्होंने। लालदास जी की मृत्यु के बाद में उनके समाधि स्थान पर मंदिर का निर्माण किया गया था, ये कथन सही है, तो सही बात है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। अब लालदास जी का प्रश्न इतना पूछा जाता है कि मतलब बाद में ईओआरओ में भी पूछा गया था और आपके आरएस प्री में भी पूछा गया था, तो लालदासी संप्रदाय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक लालगिरी अलग है ना, लालदास अलग है, लालगिरी अलग है, और लालनाथ अलग है। लालनाथ और चौकानाथ तो वो आपके कतरिया से बीकानेर वाले हो गए, दसनाथ के चले। लालगिरी है तो वो अलग क्या हो गया, लालदास है तो ये इन्होंने लालदासी संप्रदाय चलाया था। आई बात समझ में, 3 लाल है। हम लालदास जी के संबंध में बात करें, थोड़ा सा ध्यान रखना, जन्म धौलीदूब अलवर के अंदर होता है, जन्म आपका धौलीदूब अलवर के अंदर है। तो कई बार प्रश्न आता है कि राजस्थान के वे संत जिनका जो संबंध है वो आपके अलवर क्षेत्र से है और उनका जन्म स्थान है वो धौलीदूब अलवर में, वो संत कौन से। इसके बाद मृत्यु है वो नगला जहाज में होती है, मृत्यु आपके नगला जहाज, नगला जहाज। और नगला जहाज कहां पर है भाई, भरतपुर के अंदर है। और यहीं पर इनके संबंधित कौन सा एक स्थान स्थित है, उनकी हम बात करें तो इनकी जो प्रमुख पीठ है वो यहीं पर स्थित है, प्रमुख पीठ यहीं पर स्थित है। एक इनकी समाधि के संबंध में प्रश्न आता है कि लालदास जी की आपकी समाधि कहां पर है, तो वो शेरपुर अलवर के अंदर, शेरपुर के अंदर कहां पर है, शेरपुर के अंदर इनकी समाधि होगी। कई बार प्रश्न आता है कि हिंदू मुस्लिम एकता के प्रवर्तक मेव जाति के मुसलमान लकड़हारे थे, ये मेव जाति के मुस्लिम लकड़हारे थे, ये मतलब लकड़ी काटने का काम करते थे, तो इनके बारे में पता होना चाहिए। और एक हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक है ना, हिंदू मुस्लिम राम राम करते थे, हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते थे मध्यकाल के अंदर, तो अच्छी बात है। इनके संबंध में ये डाटा आप लोगों को याद रखना है। लालदासियों को खुद कमाकर खाना पड़ता है, ये फैक्ट भी इनके साथ में आप लोगों को ऐड कर देना है, ठीक है। अब आगे आ जाओ, राजस्थान की वेशभूषा लो जी, कसुमल रंग, हम रामपुर जमपुर के हमारे कसुमल रंग की और नहीं लाई जो जी, तुम लोगों को पता ही नहीं है। मंगाई थी कसुमल, लेके चला गया नीली पीली, है ना, तो नीले पीले हो जाओगे तुम। याद रखना कसुमल है लाल रंग, कसुमल है लाल रंग, तो कसुमल रंग है वो आपका लाल रंग है, याद कर लेना, ठीक है, ओके। हाँ जी, अब मैं राजस्थान के एकीकरण में बार बार माथा फोड़ी नहीं करना चाहता, एकीकरण का जो भी क्वेश्चन आए मैं उसमें बार बार कुछ भी नहीं लिखना चाहता, इसलिए एक ही क्वेश्चन के अंदर सारे डाटा लिखा दूंगा, उसके बाद मैं सीधा टिक करूंगा, आगे बढ़ूंगा। मत्स्य संघ जो राजस्थान के एकीकरण का जो आपका पहला चरण है, मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री शोभाराम जी कुमावत के संबंध में दिए गए कथनों पर आपको विचार करना है और बताना है कि नीचे दिए गए के संबंध में कौन सा विकल्प शोभाराम जी कुमावत के संबंध में सत्य है कि उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान वकालत छोड़ी थी और वे हीरालाल जी शास्त्री के मंत्रिमंडल के सदस्य थे। ये तो कथन सही है, लेकिन असहयोग वाला यहाँ पर कथन गलत है। कैसे गलत है, अभी बात करते हैं हम किसके बारे में, शोभाराम जी कुमावत के बारे में। ये आपको याद रखना है कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था, 1942 भारत छोड़ो आंदोलन में, भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। यहाँ पर इनके बारे में एक डाटा ये याद रखना, और राजगढ़ अलवर के निवासी थे, अलवर में इन्होंने वकालत की शुरुआत की थी, ठीक है, राजगढ़ अलवर के निवासी थे, ठीक है। तो ये इनके संबंध में याद रखना, और डाटा मैं एकीकरण वाले एक साथ ही लिखाना चाहूंगा तुम लोगों को, ठीक है, क्या कहना है तुम लोगों को बता दो, ठीक है। यूट्यूब की नई पॉलिसी आ जाती है, बार बार देखता हूँ कि अवेलेबल रह जाए। कई बार क्या होता है कुछ म्यूजिक आ जाए, ऐसा चलती क्लास में कुछ भी हो जाए 12 घंटे, तो फिर वो यूट्यूब हटा देता है। तो मां सरस्वती का आशीर्वाद रहे, तुम लोग प्रार्थना करो कि हटे नहीं, लाइव बनी रहे, ठीक है, ओके। निम्न में से किसके लिए राजस्थानी भाषा के अंदर आड़ी हियाली शब्द प्रचलित है, आड़ी आड़ी क्या, ठीक है,
कोई चीज की कहावत के रूप में ऐसा कह दे, फिर बताओ उसका अर्थ क्या है। तो ये आडी क्या होती है, एक पहेली होती है। क्या होती है? पहेली होती है। आडी यारी का मतलब क्या होता है? पहेली होती है। और एक प्रश्न ये होता है वात वगैरह, ये कई सारी विधाएं वगैरह होती है। वात में तो हंकार देना बहुत जरूरी है, वात मतलब कहानी होती है, आडी का मतलब यारी पहेली होती है। ठीक है, ओके। शॉर्ट्स देखते हो कि नहीं देखते हो ये बताओ। इंस्टाग्राम की रील वगैरह देखने से बेटर है यूट्यूब और इंस्टाग्राम के जीके के शॉर्ट्स देखा करो। कमेंट बॉक्स में बताओ कि हाँ सर मैं देखते हैं हम। देखो सारी शॉर्ट्स आप लोग देखते हो, जहां मैं चर्चित स्थान के बारे में बताता हूँ कि गाजर मंडी वो गंगानगर में खुली है, और या राजस्थान करंट के बारे में बता दिया। ऊंट दौड़ अभी 6 जुलाई को हुई थी कुछ अजमेर में। एक 50 सेकंड का शॉट होता है, फटाफट मदन सर का शॉट है, क्लिक करो आगे शेयर करो दोस्तों में। तुम लोग कई बार व्हाट्सएप पे लगाते हो स्टेटस, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं 1 मिनट का शॉट बनाता हूँ, हालांकि उसके ऊपर मेहनत लगती है। 1 मिनट के शॉट को बनाने में 1.5 घंटा लगता है ना। डिजाइनर को उसको तैयार करने में 4 से 5 घंटे लगते हैं। ग्राफिक डिजाइनर होता है उसको, लड़के को मेरा जो काम करता है मेरे साथ, तो वो बंदा बना के भेजता है, फिर मैं अपलोड करता हूँ। आज सुबह भी एक अपलोड किया, तभी आया तुम क्लास में, लखनऊ के लाडे हो सब। ठीक है, अरे भाई ये जीके का शॉट है। ठीक है, चलो ये देखा करो तुम लोग, 1 क्लिक सीधा। मैं जीके ही देता हूँ, मैं कोई मोटिवेशन नहीं देता हूँ। एग्जाम में नानी याद आती है या फिर जीके याद आता है, ठीक है ना, तो मोटिवेशन नहीं, जीके। राजस्थान के अंदर ओरण शब्द का मतलब क्या है? अब आरएस प्री के खत्म होते हैं, लाइब्रेरियन के पेपर हुए थे 2025 के अंदर, और वो भी सॉल्व करा देता हूँ। लाइब्रेरियन का 16 फरवरी को पेपर हुआ था, लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड, याद है कि नहीं? भूल गए? अच्छा ठीक है, हाँ जी। ओरल की हम बात करें, ओरल क्या होते हैं कि वेस्टर्न राजस्थान के अंदर ये कल्चर ज्यादा प्रचलित है। पश्चिमी राजस्थान में आप ओरल के संबंध देखते हो पश्चिमी राजस्थान में कि पूरी राजस्थान के चारागाह नहीं है, पश्चिमी राजस्थान की बंजर भूमि नहीं है, पश्चिमी राजस्थान के पवित्र उपवन है। हम जाओ तो गोमिया जिरान, गोसाई जिरान, जगह जगह देवताओं के नाम पे जमीन छोड़ी जाती है। लोग सहमति से गांव के लोग जमीन छोड़ते हैं, वहां कोई खेती नहीं करता, पशु चरते रहते हैं। वो पवित्र जमीन है, देवताओं के नाम पर छोड़ी जाती है, उसे ओरल कहते हैं। और बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अभी तो एक प्रश्न और पूछ लिया गया कि सोगरा क्या होता है? सोगरा क्या होता है? राजस्थान की संस्कृति पढ़ रहे हो, राजस्थान की वेशभूषा संस्कृति, तुम्हें राजस्थान के कल्चर के बारे में ज्ञान होना चाहिए। कई सारे इंग्लिश मीडियम के बच्चे होते हैं शहरों में पढ़ने वाले, वो राजस्थान का जब एग्जाम देते हैं, ओयो का सर पता नहीं चला, ये ओयो का है, ये पूछा है इस लैंग्वेज में, हम समझ नहीं पाएंगे। अमेरिका से आया हो गया, पता नहीं तुम लोग राजस्थान ये सब जो सोगरा है ना, ओयो है, ये प्रश्न आरएस प्री में पूछा गया था पिछली बार। ओयो गीत वगैरह, ओयो तो मतलब होता है याद गीत, जब लड़की का विवाह हो जाता है उस समय गाया जाता है। सोगरा होता है तो बाजरे की रोटी होती है। सोगरा को नहीं पता? बाजरे की रोटी, सोगरा घड़ियों को नहीं भाई, ठीक है, सोगरा बाजरे की रोटी। ये भी रीट में पूछा गया था कि सोगरा क्या होता है, लो कर लियो बात, ठीक है। सोगरा मसला पुरानी दही रमायन खावे कहीं आनंद आता है। सबड़ का लेवे, सबड़ का मतलब होता है जो होता है ना पेस्ट, उसको एकदम एक हाथ से भोजन करते हैं, आवाज जो आती है उसे सबड़ का बोलते हैं। लिखा करो, कई सारी रचनाओं के नाम है सबड़ का आता है उसमें, ठीक है। वीरा गीत कौन नहीं, ओड़ो वीरा गीत कटवायो, और ओड़न कौन का वीरा गीत? वीरा गीत नहीं, याद गीत है, पुत्री की विवाह होने पर गाया जाता है। फालतू में वीरा मन लगे, तारे मित्र मित्र ये लफड़ा बना दिखे। आजा फटाफट आजो क्लास में, फटाफट। आज कितना हो जाए बताओ? 5.25 लाख तो कर ही दो, तो घनी चौकी बात है। आज सब्सक्राइब करो दबा के अपने चैनल को, मां सरस्वती का आशीर्वाद तुम सब पे है। नीचे दिए गए कूट का सही मिलान करना है, पर्यटन स्थल है सामने, उसका मिलान करना है कि कौन सा किससे संबंधित हो गया। सीधी सी बात है, आंसर निकल रहे हैं यहाँ पर। लोहागढ़ की बात करें तो आपका भरतपुर का हो गया, शोणकोटी की बात करें टोंक है, दिलवाड़ा मंदिर है आपके, दिलवाड़ा मंदिर आपके माउंट आबू दिलवाड़ा, रणपुर है तो वो पाली के है। केला देवी की बात करें तो ये करौली हो गया। तो ए के सामने क्या हो गया? 3 सही हो गया, 2 ऑप्शन में दिया हुआ है। बी के सामने क्या हो गया भाई? 4 हो गया, तो ये ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही हो गया, दिए गए ऑप्शन के अनुसार ये यहाँ पर सही हो गया। बाकी इनके बारे में डिटेल में बताएंगे आगे, और आएगा दिलवाड़ा वाला तो ये शोणकोटी वगैरह क्वेश्चन आते रहेंगे। मेवाड़ शासक राज सिंह ने मुगल अधिकृत मेवाड़ के सीमांत भागों के परगनों को लेना प्रारंभ किया। ठीक है जी, अच्छा प्रश्न पूछा है, कई बार ऐसे कठिन प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। मेवाड़ के सीमांत भागों के परगनों को लेना शुरू किया था, और इसके संबंध में राज सिंह जो 17वीं शताब्दी के एंड की बात हो रही है, औरंगजेब से जो टक्कर ली थी, मेवाड़ मारवाड़ जो संधि इनके समय में हुई थी, है ना, तो उस समय की बात है। कौन सा कथन सत्य है? तो एक हुआ करती थी इनके समय में टीका दौड़। इस टीका दौड़ की रस्म के बहाने मुगल चौकियों पर धावा बोलने की योजना बनी थी। क्या ये कथन सही है? पहली मुगल चौकी है वो मांडल थी। इस अभियान में 58,000 रुपए प्राप्त हुए। तो ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, आप लोगों को इसमें याद रखना है। तो इस ऑप्शन के अंदर बात करें, केवल और केवल कथन नंबर 1 सही है। टीका दौड़ के बहाने टीका दौड़ हो रही और मुगलों की चौकियों पर जाकर के धावा बोल दिया जाता था। 1657 के अंदर लिखिएगा, इसकी योजना बनी थी 1657 में टीका दौड़ योजना। कई बार नए प्रश्न होते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर ये कहां से आ गया, किताब में पढ़ा ही नहीं, कुछ गुड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। टीका दौड़ की योजना 1657, और 2 मई 1658 को इन्होंने 2 मई 1658 को कुछ मुगल चौकियों पर हमले किए थे। उनकी बात करें, 2 मई 1658 को दरिबा मांडल बनेड़ा, दरिबा मांडल बनेड़ा, और इसके साथ लिखो आपका शाहपुरा, ये प्राप्त किए, ठीक है। तो ये आपको इसके संबंध याद रखना। राज सिंह का टाइम 1652 से लेकर के 1680, ठीक है, 1652 से 1680, ये आप याद रखना। औरंगजेब के समकालीन, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही है, ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, जालोर के सोनगरा चौहान वंश का संस्थापक कौन था? इतने सारे राजवंश हैं, अलग अलग जो रियासतें स्थापित हुई, कौन सी जगह पर किस रियासत की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये कीतू या कीर्तिपाल चौहान या कीतू के द्वारा, इसको हम कीतू भी कहते हैं, कीर्तिपाल चौहान या कीतू के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ये आपको याद रखना, 1181 ईस्वी के अंदर, 1181 ईस्वी के अंदर की गई थी। और इन्हें परमाणु को चीन का ना स्वतंत्र राज्य, जालोर के परमाणु को हराया था, जालोर के परमाणु को हराकर, ठीक है, ओके। तो ये आपको याद रखना है। जालोर के सोनगरा चौहान वंश, चौहानों की सत्ता आप सबको पता है कि 1112वीं शताब्दी के एंड में बिखर गई जगह जगह। नाडोल हो गया, जालोर हो गया, इधर वो आपके रणथंभौर वाले हो गए, है ना। आड़ा चौहान है तो वो भी इनकी शाखा होगी हाड़ौती क्षेत्र के अंदर। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में आता है, सेकंड ग्रेड में आया था, ओके, ये बार बार आते रहते हैं प्रश्न। राजस्थान में वर पक्ष, राजस्थान में वर पक्ष का वधु के पिता द्वारा स्वागत किए जाने वाले रिवाज को कहते हैं। बारात गई, जानिए मैंने उतरे, ठीक है, बस से, और सामने वो फूल नगाड़े लिए, म्यूजिक वगैरह लिए खड़े हैं, अरे साहब वेलकम, पधारो साहब, पधारो पधारो, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो वो रिवाज क्या कहलाता है? मधुपर कहलाता है, मुकलावा कहलाता है, म्यामारी मायरा कहलाता है। देखो ये बात है, बत्तीसी तो आप सबको पता है, कुमकुम पत्री होती है, उसे कहते हैं बत्तीसी, जो है आपका सीधी सी बात है, आने का न्योता है, निमंत्रण है ना, ये तो विवाह का न्योता है, विवाह का निमंत्रण होता है, उसे आप बत्तीसी नूतना कहेंगे। ये मधुपर या सामेड़ा कहते हैं ना, मधुपर या इसको क्या कहते हैं? सामेड़ा। ये वेलकम करना है वो मधुपर या सामेड़ा कहलाता है। मुकलावा या गौना, मुकलावा गौना कहते हैं, या अणो, अणो,
ये आरएस प्री में 2021 में पूछा गया था ना। ये क्या है कि बालिग होने पर विवाह किया जाता है लड़का लड़की का, बालिग अवस्था में विवाह वापस से किया जाता है ना। तो क्या छोटे होते तब तो बाल विवाह कर दिया जाता है, और जब बालिग हो जाते हैं तो लड़की को लड़के के घर ले आते हैं विवाह करके, वो मुकलावा गौना या ओणो कहलावा है। क्या कहलाता है? ओणो। और ये प्रश्न एग्जाम में आया था आरएस प्री के अंदर, तो बच्चे कंफ्यूज हो गए थे यार ओणा क्या होता है। तो ये ध्यान रखना। माहिर तो आप सबको पता है कि भाई बढ़ता है बहन के बच्चों की शादी होने पर, है ना। ये तो आप लोगों को पता ही है, भाई द्वारा बहन के बच्चों की शादी पर। तो ये तो आप सबको याद रहना चाहिए। तो ये सारी डाटा आप लोगों को दिमाग में ननियाल पक्ष के द्वारा, ठीक है। तो ननियाल पक्ष का हो गया, ठीक है, ओके। तो ये आप लोगों को याद रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लालदासी वाला प्रश्न एक बार फिर से लाइब्रेरियन में पूछा गया था, यूआर में पूछा गया था, बार बार क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। वीरो भारत भरने आयो उमाय रखी है, ठीक है। लालदासी संतों के लिए भिक्षावृत्ति हे समझी जाती है। लालदासी संत भिक्षा नहीं मांगते, इसका मतलब ये है वे अपनी आजीविका परिश्रम से कमाते हैं। दिए गए ऑप्शन में आपको भिक्षावृत्ति हे समझी जाती है और वे अपनी आजीविका परिश्रम से कमाते हैं। दिए गए ऑप्शन में कौन से कथन सही है? देखो परिश्रम से कमा, दिए गए दोनों कथन यहाँ पर सही है ना, दिए गए में दोनों कथन सही है। ये आप लोगों को याद रखना है। इनके लिए क्या एक रूल होता है, लालदासियों के लिए एक रूल होता है, क्या होता है? स्वयं कमाकर खाना, स्वयं कमाकर खाना। अब इसमें भिक्षावृत्ति है कि मांगना नहीं दे दो, नहीं खुद कमा के खाओ, बात सही है, लेकिन मेहनत की रोटी, तो दोनों ही कथन सही है। ये मेहनत की रोटी खाते हैं और भिक्षावृत्ति को हे दृष्टि से देखते हैं, और अनिवार्य है परिश्रम से कमाना, बैठे बैठे नहीं खाना। ये आज के टाइम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आप तो पढ़ते हो इनका जन्म दौलीदूब में हुआ, मेव लकड़ा रहे थे, हिंदू मुस्लिम एकता थे, नगला जहाज में इनका जो है पीठ है। ये प्रश्न कहां से आ गए? ये थोड़ा गुड पूछे जाते हैं, कर लोगे सिलेक्शन हो जाएगा, और कुछ क्वेश्चन छोड़ भी दोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप सभी सब्जेक्ट में मास्टर हो तो। खनवा युद्ध के बारे में प्रश्न है। खनवा युद्ध से पहले बाबर ने किस हिंदू राजा के माध्यम से राणा सांगा को संधि जो है शांति समझौते का प्रस्ताव भेजा था? तो सिलदी तंवर, डूंगरपुर के राहुल उदय सिंह, गंगा और बेदनी राय। तो सिलदी तंवर है इसका आंसर, क्या हो गया? सिलदी तंवर हो गया। ये आपका खनवा युद्ध के पहले। और खानजादा, ठीक है, एक जो याद रखो खानजादा नागौर के, वो भी साथ में था। खानजादा, इन दोनों को भेजा था, खानजादा नागौर, और जो आपका रायसेन का सिलदी तंवर। खनवा का युद्ध आपके 17 मार्च 1527, इस युद्ध से पहले 17 मार्च 1527, 17/3/1527 खनवा, भरतपुर की रूपवास तहसील में। खलकाणी माता गदा मिला, गदब मिला, कई बार इसके अलग अलग नाम दे दिए जाते हैं, बच्चे कंफ्यूज ना हो। गदब मिला या डंकी मिला, ये भी कहते हैं ना, खलकाणी डंकी मिला। ये प्रश्न क्या है कि पिछले साल और इस साल 2-3 नाम से बार बार पूछ लिया गया। तो डंकी मेला जो है जयपुर के किस जिले में, जयपुर जिले के कौन से गांव में आयोजित किया जाता है? तो ये भावगढ़ बंदिया जो गांव है वहां पर मीणा और गुर्जर लोग विशेष रूप से इसमें बैलगाड़ी से भाग लेते हैं प्रशासन की देखरेख में। ये आप लोग इसमें पढ़ते हो। लुणियावास जो है आप लोगों को याद रखना है, लुणियावास, इसमें गधों का मेला बढ़ता है। भावगढ़ बंदिया, लुणियावास जयपुर में, और गुर्जर और मीणा लोग ज्यादा भाग लेते हैं इसके अंदर, गुर्जर और मीणा लोग, ठीक है। निम्न में से किसके द्वारा 1857 की क्रांति के दौरान रानी लक्ष्मीबाई और तांत्या टोपे को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई गई थी? रानी लक्ष्मीबाई जी को और तांत्या टोपे को आर्थिक सहायता किसने दी थी? आप सबको पता है 1857 की क्रांति के भामाशाह किसे कहते हैं। 1857 की क्रांति के राजस्थान के अंदर प्रथम शहीद कौन थे? ये भी प्रश्न आता है, कमेंट बॉक्स में बता दो एक बार, ठीक है, बता दो। हाँ जी, इस 12 घंटे क्लास में मुझे माइक वगैरह प्रॉपर ध्यान रखने पड़ेंगे, हालांकि 4-4 घंटे क्लास तो चल जाएगी। अमरचंद जी बाटिया है, अमरचंद जी बाटिया, बीकानेरी भुजिया में गांठिया, घनाई चौका लागे जी, याद करो, ये है बीकानेर के। कहां के थे आप? थे बीकानेर में, याद रहेगा सभी को। रानी लक्ष्मीबाई और तांत्या टोपे को सहायता उपलब्ध कराई थी। 1857 की क्रांति के प्रथम शहीद, 1857 की क्रांति के राजस्थान के अंदर बात करें, प्रथम शहीद, क्योंकि इनको क्या दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा? फांसी दी गई थी कि भाई तुम मदद कर रहे थे, हाँ, तो फांसी दी गई थी इनको। बीकानेर से संबंधित थे अमरचंद जी बाटिया। अमरचंद जी बाटिया के समय में खजाना इनको लुटा दिया था। इनका हम कहेंगे 1793 में बीकानेर में जन्म होता है, 1793 बीकानेर में जन्म होता है। और एक प्रश्न इनके बारे में और याद रखो, राजस्थान का इनको कहते हैं मंगल पांडे, क्योंकि मंगल पांडे 10 मई को जब अपने इंडिया में क्रांति की शुरुआत हुई थी ना, उसकी हम बात करें 10 मई 1857 को, तो इंडिया में क्रांति की शुरुआत हुई, और 28 मई को राजस्थान में क्रांति की शुरुआत हुई। ये आप लोग हमेशा याद रखते हो, 10 मई को इंडिया में और राजस्थान के अंदर 28 मई को क्रांति की शुरुआत हुई। वहाँ मंगल पांडे को हम शहीद कहते हैं, अमर शहीद इनको कहेंगे। और लिखेगा राजस्थान का दूसरा भामाशाह और राजस्थान का मंगल पांडे, राजस्थान का मंगल पांडे और सेकंड भामाशाह। ये भी प्रश्न याद करना, बीकानेर के अमरचंद जी बाटिया, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मारवाड़ चित्रकला की शैली, मारवाड़ चित्रकला शैली के ठिकाना कला के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा ठिकाना शामिल था? ठिकाने मतलब क्या होता है? सामंत होते थे, ठिकानों के मालिक। और सामंत प्रथा आप सबको पता है, वो हमने अभी बात की थी कि भाई सामंत प्रथा की शुरुआत चुंडा के द्वारा की गई थी, राजा के अधीनस्थ जो होते थे वो सामंत। तो मारवाड़ में कौन सा ठिकाना नहीं आता है? तो ठिकाने खूब सारे, घाणेरा भी है, बनेड़ा भी है, रिया भी है, बिनाई भी है। लेकिन प्रश्न ये कह रहा है कि ये ठिकाना जो है मारवाड़ का कौन सा नहीं था? दिए गए ऑप्शन के अंदर जो बनेड़ा है वो मारवाड़ का नहीं था, बनेड़ा मारवाड़ का नहीं था, घाणेरा हो गया, रिया हो गया, बिनाई हो गया, ये सब है। तो मारवाड़ चित्र शैली के जो ठिकाने हैं उनकी हम बात करें तो बहुत सारे इन ठिकानों की बात करें तो एक आपका जूनिया, घाणेरा, अजमेर, ठीक है, जूनिया और अजमेर भी हो गया, ठीक है, जूनिया इसके साथ साथ आपका अजमेर हो गया, दो ठिकाने और इसके साथ साथ याद कर लीजिएगा। और एक हम बात करें तो मोस्ट इंपोर्टेंट रिया है वो आपका नागौर के अंदर, रिया नागौर में था। बनेड़ा की बात करें, मेवाड़ का ठिकाना था, बनेड़ा मेवाड़ का था और ये पाली में स्थित था, ठीक है। तो ये इस तरह से आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो बनेड़ा है वो मेवाड़ का ठिकाना था, मारवाड़ का ठिकाना नहीं था। अब चित्रकला में कई बार बच्चों के डाउट होता है, सर स्कूल और सब स्कूल में हम समझ नहीं पाते। तो मारवाड़ चित्रकला शैली के 4 स्कूल है, इनको चित्रकला शैली स्कूल भी कहेंगे,
या चित्रकला शैली की प्रमुख शैली भी कहेंगे ना, स्कूल या प्रमुख शैली। तो चार तो प्रमुख है, जैसे मैं ऐप में पढ़ा था उसका स्क्रीनशॉट लेके आया हूँ, हाथ से पढ़ा था ऐप में तो है, वहाँ कोई पीपीटी यूज नहीं करते, क्योंकि तुम लोग फिर पैसे देके कहते मुझे पीपीटी नहीं, तो हम भी कहते हैं पीपीटी तुम पढ़ाते नहीं, हम तो हाथ से लेके पढ़ाते। तो फिर तुम्हें वैसे वैसे ऐप में सारे बच्चे आप पूरे साल पढ़ते हो, जम के पढ़ते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है, लास्ट टाइम सबसे ज्यादा मैराथन भी नहीं लगाता हूँ, है ना। तो तुम लोग पूरे साल जम के ऐप में पढ़ो, ऐसे नोट्स और रिवीजन करो मेरे साथ। मेवाड़ चित्र शैली के जो ठिकाने सब स्कूल या मेवाड़ चित्र शैली की उप शैलियां है ना, परीक्षा में कई बार प्रश्न आता है, ये सभी क्या है, उप शैलियां। चलो यहाँ लिखा हुआ है उप शैली, याद करो। चावंड है, शाहपुरा है, देवगढ़ है, नाथद्वारा है, उदयपुर है और शावर है, ये मेवाड़ शैली के सब स्कूल है, जिसमें से देवगढ़ और नाथद्वारा राजसमंद के अंदर याद कर लेना, बाकी आपको याद करना शाहपुरा वगैरह भीलवाड़ा हो गया, चावंड हो गया, ये आपके उदयपुर मेवाड़ क्षेत्र में। मारवाड़ चित्र शैली दूसरी शैली आपकी मारवाड़ की चित्र शैली। अब मारवाड़ के अंदर जो जैसलमेर भी आता है, नागौर भी आता है, किशनगढ़ अजमेर भी आता है, बीकानेर भी आता है, जो है आपका अजमेर भी आता है और जोधपुर भी आता है ना, किशनगढ़ और अजमेर अलग अलग से पढ़ना इसको। फिर आता है डुंडार शैली, चित्रकला की तीसरा प्रमुख स्कूल डुंडार शैली। डुंडार में शेखावटी है, अलवर है, उनियारो और गणिपुर से उनियारो, जयपुर और आमेर, ये तो तुम्हें पता होगा, स्क्रीनशॉट लेना, ले लेना। हाड़ो की स्कूल में कोटा और बूंदी आती है। कोटा में तो क्या होता है, नारी द्वारा शिकार है, नारी द्वारा शिकार के चित्र मिलते हैं। और एक प्रश्न आता है बूंदी शैली में, तो ये पशु पक्षियों की शैली है, पशु पक्षियों की शैली का प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसका ले लो स्क्रीनशॉट। इसका तो हम क्या बताया कि चावंड वगैरह अमर सिंह के टाइम में, महाराणा प्रताप के टाइम में, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। और किशनगढ़ के तो सावंत सिंह आपको पता ही है, राजा सावंत सिंह के समय में खूब फली खुली थी, जिनको हम नागरीदास वैद कहते हैं। और नागरीदास के एक बहुत बड़े चित्रकार हुआ करते थे, निहाल चंद। और नागरीदास को जब निहाल चंद मिल गए तो नागरीदास या सावंत सिंह को न्याल हो गए, बोले मेरी मित्र यानी कि बड़ी ठंडी का चित्र बनाओ, तो बड़ी ठंडी का इन्होंने चित्र बनाया था। फिर ले लो फोटो, ले लो फटाफट, ले लो फोटो। ओके, ये माइंड में आपके नोट्स भी साथ में कुछ कुछ दिखा रहा हूँ ताकि तुम्हें अच्छा लगे कि वास्तव में कंटेंट होता है ये। किशनगढ़ की फल्गुबाई, हम किशनगढ़ की बात करें, फल्गुबाई किस नृत्य शैली से संबंधित है? फल्गुबाई की बात करें तो ये आपके चरी की डांसर है ना, गुर्जरों का नृत्य है। चरी नृत्य किस जाति से संबंधित है? गुर्जर जाति। तो ये गुर्जर विशेष रूप से अजमेर क्षेत्र में खूब होते हैं, ठीक है, ये यहीं पर इनका निवास ज्यादा है, ये याद रखना। व्यावसायिक नृत्य है एक तरह का। चरी नृत्य की बात करें तो ये आपका व्यावसायिक यानी पैसा कमाने की दृष्टि से डांस है, व्यावसायिक नृत्य हो जाता है। और बात करें अन्य नृत्यांगनाएं, ये प्रश्न कई बार आजकल क्या है कि डांसर कलाकार ज्यादा पूछे जाते हैं। अन्य नर्तक कौन है आपके चरी नृत्य के? अन्य नर्तकों की बात करें तो लिखना इसके अंदर आपके जो है आपके मोहन गौड़ है और सुनीता रावत है, सुनीता रावत, मोहन गौड़, सुनीता रावत। कई बार बच्चे ये करते रहते हैं। वीडियो के नीचे ब्लैक कलर का लिंक दिया हुआ है, टैप करो उस पर और चले जाओ सीधा टेलीग्राम ग्रुप में, है ना। तो एक पेज पे 6 रखना, तुम आगे बढ़ो, बात करेंगे इसके ऊपर। चित्तौड़गढ़ किले का कौन सा मंदिर मूलतः एक सूर्य मंदिर था? चित्तौड़गढ़ किले में स्थित है और वो मंदिर पहले एक सूर्य मंदिर हुआ करता था, कालिका माता मंदिर, मीरा मंदिर, तुलजा भवानी का मंदिर और शमिदेश्वर मंदिर। देखो चारों ही मंदिर आपके चित्तौड़गढ़ किले में, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है उसका जो राइट आंसर है वो है कालिका माता मंदिर। कालिका माता मंदिर पहले क्या था, एक सूर्य मंदिर था। अब ये मीरा मंदिर है, तो इसका निर्माण वो सांगा ने करवाया था। किसने करवाया था? सांगा के द्वारा अपने पुत्र वधु मीरा के लिए। तो नागौर में भी है, यहाँ भी है। तुलजा भवानी देखो छत्रपति शिवाजी महाराज की कुल देवी है ना, छत्रपति शिवाजी महाराज की देवी है ये, शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की देवी। तो ये भी याद करो साथ साथ। शमिदेश्वर मंदिर जिसे मोकल मंदिर भी कहा जाता है, क्या कहते हैं इसको? मोकल मंदिर, भोज के द्वारा बनाया गया था। इसके ऊपर प्रश्न अलग से आएगा, उसके संबंध में हम अलग से बात करेंगे। निर्माण 7वीं सदी में लिखेगा मानभंग राजा के द्वारा, 7वीं सदी में मानभंग राजा के द्वारा, मानभंग राजा के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था कालिका माता मंदिर के बारे में। और प्रतिहारकालीन शैली के अंदर ना, प्रतिहारकालीन शैली, गुर्जर प्रतिहार है ना, गुर्जर प्रतिहार शैली के अंदर इसका निर्माण है। अब प्रश्न तो एक था, अब तुम लोग कहते हो सर ऑपरेशन करो, ठीक है कर दिया। अब कई बार परीक्षा में प्रश्न आएगा तब उसकी शैली पूछ ली जाएगी। कालिका माता मंदिर तुम चित्तौड़गढ़ में पढ़ गया है, अब इसकी शैली बताओ, निर्माण कब हुआ? 8वीं 7वीं सदी के अंदर, 7वीं सदी मतलब 600 ईस्वी के बाद, 601 से 699। गुर्जर प्रतिहार शैली है। उसके बाद 1000 के बाद आ जाती है तो वो अन्य शैली आ जाती है, नाम परिवर्तन याद रखना, ठीक है। ओके, बहुत बढ़िया, चलो आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न, सवाई जयसिंह जो 1700 से लेकर के 1743 से 1743 ईस्वी जयपुर के शासक थे, जयपुर नगर इन्होंने बसाया था। इनके द्वारा चित्रकारों के लिए बनाए गए कारखाने को क्या कहते थे? तो वो हुआ करता था आपका सूरत खाना। सूरत खाना, तेरी सावड़ी सूरत की फोटो बना दूं ऐसे, सूरत बनाने के लिए चित्रकारों के लिए विशेष हुआ करता था सूरत खाना, ये आप लोगों को याद रखना। और 36 कारखानों के अंदर एक सूरत खाना हुआ करता था, लिखिएगा 36 कारखाने बने थे। तो 36 कारखानों में से एक कौन था आपका? सूरत खाना, जो सवाई जयसिंह के द्वारा बनाया गया। ऐसा एक प्रश्न आता है, अजारोरी ओवरी, चितेरोरी ओवरी, अजारावाड़ी तो देवगढ़ से संबंधित है और चितेरों की ओवरी है तो मेवाड़ से संबंधित है। आगे प्रश्न आएगा, इसमें भी ध्यान रखना। राजस्थान के किसान खेत जोतते टाइम में परंपरागत रूप से कौन से लोक देवता की जीवनी के गीत गाते हैं? ये तो अपने राजस्थान के जीवन से संबंधित हो गया। और खेत जोत रहे हैं तो हम बात करते हैं मतलब गांव गोगो ने गांव खेजड़ी, ये उनकी बात करते हैं। गोगा जी महाराज और तेजा जी महाराज दोनों को सब रक्षक देवता, गायों के रक्षक देवता, इनमें काफी सिमिलरिटीज देखने को मिलती है, आप लोगों को इसमें याद रखना, ठीक है, सीधी सी बात है। लेकिन ये अपने तेजा जी महाराज के प्रश्न आज के टाइम इतने ज्यादा पूछे जा रहे हैं, याद करो। अभी सुरसुरा वाला प्रश्न पूछा था, ये हो गया आपके तेजा जी महाराज। तेजा जी महाराज के संबंध में लिखिएगा कि ये मतलब क्या होता है, खेत जोते समय आपके यहाँ पर किसान हर के क्या है आपके गीत गाते हैं, ये आपको याद रखना है। राखी बांधी जाती है गोगा जी। आगे देखो यहाँ पर अच्छी फसल के लिए किसान लोग है ना, किसान विशेष रूप से जाट बाहुल्य क्षेत्र चौधरी जो है वो मानते, बाकी सभी मानते हैं वैसे तो तेजा जी भगवान को, किसान है वो अच्छी फसल की कामना के लिए गीत गाते हैं। लेकिन जो राखी बांधी जाती है ना, गोगा राखी बांधी जाती है, हल्के क्या बांधी जाती है? राखी बांधी जाती है हल्के, वो आपके गोगा की जाती है ना, गोगा राखी, ये ध्यान रखना। वो प्रश्न आता है कई बार परीक्षा के अंदर, ठीक है। तो तेजा जी के गीत गाए जाते हैं, तेजा जी के गीत है तो टेर कहलाते हैं, है ना, टेर, त से तेजा जी, त से टेर, इनके जो गीत होते हैं वो टेर होते हैं, इनके गीतों को टेर कहा जाता है। अगला प्रश्न इन्हीं के अंदर, तो किसान अच्छी फसल की कामना के लिए अपने तेजा जी भगवान के गीत गाते हैं। और सीधी सी बात है, इनका जन्म है वो आपके खरनाल के अंदर होता है। जन्म कहाँ पर, मेला कहाँ पर लगता है, जन्म कहाँ पर होता है? तो जन्म आपका खरनाल, खरनाल के दौड़िया वीर दौड़िया जाट है, तो खरनाल नागौर के अंदर है वर्तमान में खरनाल। और मेला जो है आपका जाट बाहुल्य क्षेत्र है। और मेला की बात करें, मेला पर्वतसर के अंदर,
पर्वसन है आपका डीडवाना कुचामन जिले में, डीडवाना कुचामन। तेजादशमी भाद्रपद शुक्ल पक्ष की दशमी को, तेज शुक्ल पक्ष, छठा महीना भाद्र का बड़ा महीना, तो भाद्रपद शुक्ल पक्ष की दशमी को तेजादशमी। ये कुछ डाटा याद रखो कि परीक्षा में आ जाए। आपका मेला कब लगता है? घोड़ी है लीलन, आप देखो गाड़ियों के पीछे लिखा होता है लीलन, तो लीलन घोड़ी, ये आप लोगों को याद रखना है। ओके, तो लीलन घोड़ी। अभी जो प्रश्न आया था वो था सर्वाधिक मंदिर आपके तेजाजी भगवान के कहाँ पर है? सर्वाधिक मंदिर तेजाजी भगवान के है वो आपके अजमेर में है। अजमेर में सबसे ज्यादा मंदिर है। सुरसुरा की बात करें, प्रश्न अभी लेटेस्ट फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था। अब ये सीधे सीधे प्रश्न नहीं आते। हाँ जी, अब सीधे सीधे प्रश्न नहीं आते। अब कैसे प्रश्न आते हैं सर? सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। अब ऐसे प्रश्न नहीं आते मेरे भाई। प्रश्न आता है कि सुरसुरा किशनगढ़ अजमेर, सुरसुरा किशनगढ़ अजमेर जहाँ इनको सर्पदंश हुआ था, तो यहाँ से जागती जोत ले जाई जाती है। नए मंदिर बनने पर पूरे भारत में तेजाजी भगवान का जहाँ कहीं भी मंदिर बनेगा तो भाई यहाँ जो जोत अखंड जोत जो चल रही है उससे जोत ली जाती है। और दूसरी जगह आपके गांव वगैरह कहीं भी आप तेजाजी का मंदिर बना रहे हो तो साथीगण आएंगे और डीजे बजाते हुए तेजाजी महाराज के भजन गाते हुए, गीत गाते हुए आप लेकर जाओगे। मारो तो रखवा लो तेजाजी भगवान। तो ये सुरसुरा किशनगढ़ अजमेर से जागती जोत ले जाई जाती है, जागती जोत ले जाई जाती। ये थोड़ा सा दिमाग में रखना इस बात को। अभी प्रश्न आया था तो वापस से पूछेंगे। और तेजाजी भगवान के लिए जो झंडा चढ़ाया जाता है या ध्वजा चढ़ाई जाती है वो बांसी दुगारी से है ना। उसके लिए जो बांस लाया जाता है, आपको मेले में जाना तेजाजी भगवान के तो ध्वजा लेकर जानी पड़ती है। रामदेव जी है, लोक देवता के हम जब भी जाते हैं मेले में, अभी तो मेलों का सीजन चलेगा पूरा, चाहे बाबा का मेला हो, रामदेव जी का हो, तेजाजी का हो, सभी का है ना। तो बारिश के सावन इस चातुर्मास के टाइम में तो ये प्रश्न आता है बांसी दुगारी, बांसी दुगारी। ये प्रश्न किताबों में मिलते नहीं है। बांसी दुगारी जो आपका बूंदी में स्थित है, ये आप यहाँ से ध्वजा है तो बांस ले जाया जाता है। ये आप लोगों को याद रखना, ठीक है। क्या हुआ, माइक में दिक्कत थोड़ी है? बासक नाग था वो तो आप यहाँ से, अच्छा माइक में कुछ दिक्कत है तो एक सेकंड अभी सही करवाता हूँ। हल्की सी दिक्कत है, चीन चन की आवाज आ रही कुछ है ना, थोड़ा सा एक सेकंड। हाँ नहीं कोई नहीं, और ऑनलाइन टीम को बोल दिया है वो एनीडेस्क से यहाँ पर सिस्टम सही कर देंगे। हल्की सी आवाज थी स्टार्टिंग में तो सही थी है ना, अभी कुछ हल्की सी दिक्कत हुई है तो सही हो जाएगी। आप पेशेंस रखो, टीम को बोल दिया है ना, टीम मेरी मुस्तैद रहती है ना, बड़ी प्यारी टीम है, कहते हैं एकदम काम करते हैं तुरंत है ना। वो फोन पे सुन ही रहे होंगे है ना, हल्का सा म्यूजिक में गड़बड़ हुई होगी, ठीक है सही करो भाई ना, बच्चों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। म्यूजिक देख लो अब सही हो जाए तो आवाज, हाँ सही गणेश सही है, आवाज कमेंट बॉक्स में बता देता है गणेश सही है, ठीक है। चलो कोई नहीं, सही है, ओके आगे बढ़ो और हम सही कर लेंगे सवाल। तेज तो है आवाज, अपने फोन की वॉल्यूम बढ़ा लो और टीम चेक कर लो। आवाज ना रहे स्टार्टिंग में थी। आसाम के किसान अपने तेजाजी भगवान के संबंध में हो गया, अच्छी फसल की कामना के लिए सारी बातें हमने तेजाजी भगवान के संबंध में। एक नया प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कीचक के महल, पहला प्रश्न कीचक के महल। अब सही है, ओके हाँ भाई गणित, थैंक यू भाई टीम, थैंक यू। ओके ओके वही सही है, तुम लोग बता देना मुझे, कोई दिक्कत हो जाए ना। ओके थैंक यू। ओके अब आगे बढ़ो। कीचक के महल के संबंध में प्रश्न आया है, आप लोगों को याद रखना है कीचक के महल राजस्थान की कौन सी सभ्यता से संबंधित है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, गाइड वगैरह में नहीं, ऐप के अंदर जाके मिलता है। तो इसका आंसर बताओ, मैं चाहता हूँ कि आप लोग आंसर बताओ, फास्ट तो नहीं, बहुत ज्यादा फास्ट करेंगे। हेल्प बिल्कुल सही है, लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड के अंदर फरवरी को पूछा गया था बैराट की सभ्यता, और बैराट की सभ्यता वर्तमान में कोटपुतली बहरोड जिले में, कोटपुतली बहरोड जिले के अंदर आपके बैराट की सभ्यता है, जहां पर आपको कीचक के महल में बात करें पांडुगंगा नदी, विराटनगर प्राचीन नाम में बात करें, विराटनगर, विराटनगर पूर्व में। और ये बाणगंगा नदी की, अर्जुन ने जिसको अपनी गंगा से उत्पन्न किया था, बाणगंगा नदी के किनारे मिलती है। और पांडवों का अज्ञातवास यहीं पर बीता था, आपको पता हो महाभारत काल के अंदर पांडवों का अज्ञातवास पर आपके था, क्या आपको याद है कोई साथ साथ में। और भीम जो है, भीमलथ एक तालाब है आपका, भीमलथ तालाब, कहते हैं भीम का अपना पैर जमाया था इस वजह पर स्थित। यहाँ पर आपके बौद्ध मंदिरों बौद्ध मठ के अवशेष मिलते, बौद्ध मठ के अवशेष का प्रश्न, मौर्यकालीन मौर्य काल के अवशेष मिलते, मौर्य काल महाभारत काल की जानकारी, महाभारत काल की मौर्य काल की जानकारी, बौद्ध मठ मिलते हैं, कई सारी डूंगरियां पाई जाती है, जो अगले पैराट का क्वेश्चन, भीम डूंगरी, गणेश डूंगरी, मोती डूंगरी पाई जाती है। ये प्रश्न क्या है कि परीक्षा में आ जाता है आजकल की, इस समय के अवशेष मिलते हैं, कौन से शासन के, कौन से धर्म के अवशेष, सीधा सीधा प्रश्न। वॉइस ब्रेक हो रही है, अभी सही कर, हाँ हाँ सुन रहे। हेलो हेलो, देखो भीम ताल अलग है, भीम लत अलग है, एग्जाम में ये अलग अलग क्वेश्चंस आते रहते हैं। टीम ध्यान रख रही है, वरना टीम कर लेंगे क्लास के बाद, सही है तो बता देना यार।
तो आगे बात करेंगे बैराट की सभ्यता के समय में हमने देख लिया सारा कुछ, बाकी हर एक सभ्यता के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। और दूसरी बात ये है, अब क्लास की पीडीएफ करते हो, सबसे पहले तो ये पीडीएफ जाएगी ऐप के अंदर, और दूसरा अपना टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, 3,10,000 बच्चे जुड़े, वहां जाओ, फिर वहां पर आपको मिल जाएगी। और ये आपको जैसे फ्री नोट्स है ना, ये फ्री नोट्स यहाँ पर आपको मैं कोशिश करूंगा कि कंप्रेस करके, बहुत बड़ी पीपीटी हो जाती है ना तो क्लास की कोई गारंटी नहीं होती, बोर्ड भी परेशान होता है। मैं कोशिश करूंगा कि पीडीएफ आपको दे दूं, है ना। ये कहाँ मिलेगी बता देता हूँ, ऐप के अंदर। अभी सही है, आवाज कट रही है, अरे भाई चेक करो क्या करते हो। ओके है बच्चों, एक बार कमेंट बॉक्स में बता दो आवाज सही है क्या? अब सही है। और दूसरा सब इंस्पेक्टर का अपना नया बैच स्टार्ट हो चुका है, अभी ऑफर प्राइस में अपन ने इसको 2199 में रखा है, और मार्केट में तो 2000 की आपको पता है टेस्ट सीरीज भी नहीं मिलती है। उस प्राइस में मैंने इस बैच को रखा है। सब इंस्पेक्टर का न्यू बैच, जिसमें जीके भी है और हिंदी भी है और 50 टेस्ट भी है, ठीक है। ये आप लोगों को इतनी कम कीमत में सब कुछ अवेलेबल करवाया जा रहा है। और दूसरा लैब असिस्टेंट साइंस है, ज्योग्राफी है, होम साइंस है, रेट के बैच है, सब कुछ उपलब्ध है। ऐसा की नई बुक अपने मार्केट में आ गई है। ऐसा की बुक सिर्फ 250-300 रुपए के अंदर रखूंगा, जिसमें पिछले सारे पीवाई वगैरह सब कुछ है, हिंदी की ये बुक है ना। वरना तो आज के टाइम में मार्केट में जयपुर जाके देखो, कई सारे ढाबे खोल के बैठे हैं, कहते हैं कि हम 13-14 हज़ार में हिंदी पढ़ाएंगे, आपको बढ़िया रिजल्ट देंगे। मैं कहता हूँ हिंदी 300 रुपए की किताब ले जाके पढ़ लो, रट्टे वाली आदि चीजें है ना। एक दो को तो मैं पर्सनली जानता हूँ, हमारी जोधपुर से भागे हुए हैं, ठीक है ना, ढंग से मतलब बच्चों के पैसे हटने वाले। ऐसे कोचिंग संस्थान के चक्कर में मत फंसना, मैं फिर से कह रहा हूँ। सुना है आजकल जयपुर में ऐसे एक दो ढाबे और स्थापित हुए नए, ऐसे कोचिंग को देख के दूर से नमस्कार करके भग जाना तुम, क्योंकि मोटी फीस और उनकी वसूली। और फिर तुमने देखा होगा जयपुर में गुजर की थड़ी के आसपास एक दो बिल्डिंग गिरी हुई देखी थी। हाँ, तो ऐसे कोचिंग संस्थानों से बच के रहना, मैं हमेशा कहता हूँ, ठीक है। हाँ, काले कारनामों वाले नाम में ही काला नाम आ रहा है, तो कई सारी मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन विद्यार्थी फंस जाते हैं, फिर मेरे को कॉल करते हैं कि सर हम फंस गए, क्या करें। तो बच के रहना भाई, ठीक है। अब आगे आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बैक टू बैक चलेंगे। यहाँ पर देखो जैसे जैसे भर्तियां आती है ना, बरसाती मेंढकों की तरह कहीं कोचिंग आ जाती है, तो बच के रहना थोड़ा सा। मैं नहीं कहता कि कोचिंग बुरी है, अच्छी है, बहुत सारी अच्छी भी है, लेकिन बरसाती मेंढक से बच के रहना, बरसाती मेंढक खूब होते हैं। रियासतों में उत्तरदायी सरकार, उत्तरदायी सरकार की स्थापना के लिए सबसे पहले कौन सी संस्था की स्थापना की गई थी? राजस्थान सेवा संघ, सदविद्या प्रचारिणी सभा, राजपूताना मध्य भारत सभा, या मारवाड़ हितकारिणी सभा। अब देखो, अब आवाज सब क्लियर है, ओके है तो ना मैं किसी को नहीं लपेट रहा। मैं हिंदी विशेषज्ञ बनकर के जो अपने आप को धुरंधर मान करके 13-14 हज़ार रुपए के मैं तो 10 सालों से ले रहा हूँ, बच्चों को ऐसा पढ़ा रहा हूँ। एक दो जनों को मैं जानता हूँ ना, एग्जाम कोचिंग करके एग्जाम गुरु कैसे कुछ चलाया था हमारे जोधपुर में, वहां से फेल हो गया, फिर वो जोधपुर भाग गया, जयपुर भाग गया। तो एक दो को मैं पर्सनली जानता हूँ, है ना। ऐसे से बच के रहना। बाकी कोचिंग अच्छी है, दो चार कोचिंग और अच्छी है, मैं ये नहीं कहता बुरी कोचिंग है, अच्छा पढ़ाती है, ठीक है, लेकिन कुछ है वो बरसाती मेंढक की तरह आगे आए हैं, है ना। ऐसा ही में हिंदी पढ़ा देंगे, हम धुरंधर है, उनकी बात कर रहा हूँ। एक तुम लोग तो जानते नहीं होंगे उनके बारे में, जो बच्चे जानते हैं वो बच के रहे, बस और कुछ नहीं। चलो ठीक है, इसका आंसर करो सब साथी फटाफट। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे आने के बाद में कई सारी कोचिंग संस्थानों में खौफ है ना, तो डरते हैं वो बहुत ज्यादा कि सर सच्चाई ना बता दें हमारी। तो भाई जो सच्चे होंगे तो उनके मैं साथ हूं, जो बुरा करेंगे बच्चों का उनको तो लपेटेंगे, फिर क्या करें। रियासतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना के लिए जो आपके राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना इसकी की गई थी, ये ध्यान रखना। राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना देखो 1918 20 सही आंसर है इसका, 1919 20 का सही आंसर है भाई। इसकी स्थापना 31 दिसंबर को हुई थी, दिल्ली के चांदनी चौक के अंदर, दिल्ली के चांदनी चौक के अंदर, दिल्ली के चांदनी चौक में इसकी स्थापना होती है। इसके 4 अधिवेशन परीक्षा में आते हैं, 4 अधिवेशन परीक्षा में आते हैं, हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है। 4 अधिवेशनों की हम बात करें तो इसका सीक्वेंस थोड़ा याद रखना। सबसे पहले दिल्ली में स्थापित हुई, तो पहला अधिवेशन कहां हुआ? दिल्ली के अंदर हुआ। दिल्ली से थोड़ा आगे जाओ, अमृतसर पंजाब में दूसरा अधिवेशन होता है, अमृतसर में इसका दूसरा अधिवेशन होता है। तीसरा अधिवेशन थोड़ा नीचे आ जाओ, राजस्थान के अजमेर में होता है, ठीक है। तो तीसरा अधिवेशन इसका कहां हो गया? अजमेर में हो गया। और फिर थोड़ा नीचे चलाओ, चौथा अधिवेशन है वो नागपुर के अंदर होता है, नागपुर। तो ये प्रश्न इतना ज्यादा पूछा जाता है कि राजपूताना मध्य भारत सभा के 4 अधिवेशन, पहला दिल्ली के अंदर होता है, दूसरा अमृतसर के अंदर होता है, तीसरा आपका अजमेर राजस्थान में होता है, चौथा महाराष्ट्र नागपुर में होता है। ये प्रश्न बहुत बहुत ज्यादा आता है, ठीक है। सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसके अधिवेशनों के संबंध में आता है, ये आप लोगों को याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट। जमनालाल बजाज के प्रयासों से इसकी स्थापना याद रखना, ऑप्शन जो भी आए परीक्षा में वो करना। जमनालाल बजाज के प्रयासों से ये स्थापित हुआ था, और उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए, और मैन यहाँ लिखा हुआ है उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए, याद रखना। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से पिंगल साहित्य, देखो पिंगल साहित्य की जो रचनाएं दी गई है उनके संबंध में आपको बताना है। पिंगल का मतलब होता है पद्य रचना, है ना। पूर्वी राजस्थान के अंदर जो राजस्थानी भाषा है उसके अंदर लिखा गया साहित्य, पूर्वी राजस्थानी भाषा जो है उसकी हम बात कर रहे हैं। वॉइस ओके है? फिर बार बार बच्चे कोई कमेंट करें, ओके ना भाई वॉइस? हाँ, एस न्यू ज्योग्राफी ही पढ़ा है मैथ्स के अंदर। तुम लोग मुझे बताते रहना, कई बार बच्चे क्या कमेंट पे कमेंट करते रहते हैं, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। पढ़ो फिर कमेंट देखो। ये आपके पिंगल साहित्य की बात हो रही है। यहाँ पर देखो, आपका सबसे पहले हम बात करें, नया प्रश्न है, इंपोर्टेंट है। हालांकि विनय मलिका तो आप पढ़ते हो हमेशा दया बाई के सामने, सहज बाई का सहज बोध, और विनय सहज बोध, और दया बाई का विनय मलिका। ये आप लोगों को कई बार याद रखते हैं कि हम ये चरणदास की शिष्या थी, ये आपको याद रखना है, ठीक है, ओके। और उसके बाद में अणव्य वाणी या अर्णव वाणी है, ये प्रश्न 2 बार पूछा है। अगला प्रश्न ये पूछा था पेपर में कि अणव्य वाणी या अर्णव वाणी जो ये ग्रंथ है इसका संकलन किसने किया था? इन्हीं के एक शिष्य ने किया था, याद रखना। इसका प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, याद रखना इसको। अवतार चरित्र की बात करें तो नरहरिदास की रचना है, नरहरिदास की है। तो आप ऐसे देखो ना, डी के सामने क्या आएगा सर? डी के सामने 2 है, तो डी के सामने 2 इन 2 में है, फिर है विनय मलिका, डी के सामने 4, और 3 आंसर इसके अंदर सही है। कौन सा है? 3, सी आंसर सही हो गया, ठीक है। तो सी आंसर इसके अंदर राइट हो गया जी। और रामगुण सागर की बात करें तो एक है प्रताप कौरी। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। दयाबोध और विनय मलिका दोनों इन्हीं के ग्रंथ है, दयाबोध और विनय मलिका, नाम से ही है दयाबोध। ये चरणदास जी की शिष्या थी, ठीक है। अगला देखो, मेवाड़ के राज चिन्ह में एक और भील है, और दूसरी ओर राजपूत के अंकन की प्रथा किस मेवाड़ शासक के काल में शुरू हुई थी? हम बात करें, और जो दृढ़ राखे धर्म को तिहि राखे करतार, जो दृढ़ राखे धर्म, ये लाइन नीचे लिखी हुई है। और ऐसे जो है आपका मेवाड़ का जो है राज चिन्ह है, इस तरफ भील की फोटो है। भील क्या है कि राज तिलक करते थे मेवाड़ के राजाओं के, पहले तो विरोधी हो गए थे और बाद में इनको अपना स्वामी मान लिया था, विशेष रूप से महाराणा प्रताप जी के टाइम में। तो राज तिलक
राज तिलक करने की जो परंपरा है, और आमेर के राजाओं का राज तिलक है वो कौन करते हैं? आमेर के राजाओं का राज तिलक है वो मीणा लोग करते हैं, याद रखना। ये महाराणा प्रताप जी के समय में इसकी शुरुआत होती है, और जो दृढ़ राखी धर्मपति ही राखी करतार सूर्य की फोटो अंकित है, और भील और एक तरफ राजपूत योद्धा दिखाया गया है। तो ये महाराणा प्रताप जी के समय का आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न देखो, एक ही आंदोलन के क्या उद्देश्य थे? ये प्रश्न इंपोर्टेंट है। एक ही आंदोलन के उद्देश्य क्या थे? बार बार प्रश्न आता है। एक ही आंदोलन के उद्देश्यों के अंदर देखो, राज्य एवं जागीरदारों द्वारा भीलों के किसी प्रकार के शोषण का विरोध करना, भीलों के किसी प्रकार शोषण का विरोध करना, राज्य और जागीर की कचहरी का बहिष्कार करना, भीलों और घरासियों का सामाजिक उत्थान करना। तो दिए गए प्रश्न के अनुसार यहाँ पर सारे के सारे ऑप्शन सही है कि जागीरदार भीलों का शोषण नहीं करेंगे, और राज्य और जागीर की जो कचहरी है उनमें उनका बहिष्कार करो, वो न्याय सही नहीं करते, और भील और घरासियों का सामाजिक उत्थान, ये यहाँ पर एक ही आंदोलन के संबंध में दिए गए। बिल्कुल सही है। 1921 के अंदर जो है सभी कथन इसके अंदर सही है। शुरुआत के संबंध में बात करें, सबसे पहले ये आंदोलन शुरू कब हुआ था? 1921 के अंदर मातृकुंडिया चित्तौड़ से इसकी शुरुआत होती है। कब होती है? मातृकुंडिया चित्तौड़, मातृकुंडिया चित्तौड़ से ये 1921 के अंदर शुरू होता है, और भीलों आदिवासियों के लिए उनके हक को लेकर के मोतीलाल तेजावत के संबंध में, मोतीलाल तेजावत द्वारा। अब मोतीलाल तेजावत जी को कहते हैं बावजी, है ना, भीलों का मसीहा, या इनको कहते हैं बावजी। 21 श्रुति मांग इनके संबंध में आप लोग पढ़ते हो, और मेवाड़ का वर्तमान शासन, ये तो खैर मोतीलाल तेजावत के संबंध में, ये तो आदिवासियों के लीडर थे। माणिकलाल वर्मा, इन दोनों में कंफ्यूज मत होना। झाड़ोल कोटला, देखो स्थान याद रखना, झाड़ोल हो गया, झाड़ोल हो गया, उसके बाद में आपका कोटड़ा हो गया, झाड़ोल कोटड़ा, और जो स्थान है उनके अंदर लिखोगे मादड़ी और फलासिया, मादड़ी फलासिया, मादड़ी फलासिया, नीमड़ा, ये कुछ केंद्र हुआ करते थे। अब क्या आज के टाइम में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि इस आंदोलन के प्रमुख केंद्र कौन कौन से? तो ये क्या थोड़ा सा डीप क्वेश्चन हो जाता है, उसमें थोड़ा ध्यान रखना इस बात को कि यहाँ पर झाड़ोल कोटड़ा वगैरह इस एक ही आंदोलन के प्रमुख केंद्र हुआ करते थे। यहाँ पर आदिवासियों के लिए ये पहला संघर्ष था जनजागृति के दौर में, राजस्थान की हिस्ट्री में हम बात करते हैं। ऐसा के लिए हिंदी कौन पढ़ाते आपके बैच में? ब्रिजवासी सर पढ़ाते बेटा, उनके वीडियो यूट्यूब पर आपके खूब डाले हुए हैं, हिंदी मैराथन देख लेना, गुरुजी बहुत गहराई से पढ़ा रहे हैं, पढ़ो उनसे। तो सभी कथन सही है। ये इनके उत्थान के लिए फर्स्ट राजनीतिक संघर्ष था, पहला राजनीतिक संघर्ष था। तो मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में 1921 में शुरू हुआ था। देखो एक उपाधि है महाराजा धीराज मान सिंह, महाराजा धीराज मान सिंह द्वारा निर्मित जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर के वास्तुकार कौन थे? ये लाइब्रेरियन के अंदर पूछा गया था। मानिक चंद है कि गोविंद दास है, गोवर्धन दास है, या कल्याण दास है? दिए गए ऑप्शन के अनुसार बताओ। यहाँ बात करें इनके द्वारा जो गोविंद देव जी मंदिर का निर्माण करवाया था, गोविंद दास इसके क्या थे? वास्तुकार थे। और अब इस मंदिर की बात करें तो गौड़ीय वल्लभ संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय का केंद्र है, गौड़ीय संप्रदाय का केंद्र, गौड़ीय संप्रदाय का केंद्र है। और इसके साथ साथ गोविंद देव जी की जो मूर्ति की बात करें तो भगवान गोविंद देव जी की जो मूर्ति है वो वृंदावन से लाई गई थी, वृंदावन से मूर्ति इनकी वृंदावन से लाई गई थी। और एक फैक्ट इनका कि राजस्थान में गौड़ीय संप्रदाय की प्रधान पीठ या गौड़ीय संप्रदाय की जो प्रथम पीठ है वो यही है, गौड़ीय संप्रदाय की फर्स्ट पीठ एलॉजी गोविंद देव जी। जयपुर के राजा है ना, जयपुर के राजा आपकी उपाधि मिली हुई है ना। जयपुर के जितने भी शासक हैं वो खुद को राजा नहीं मानते हैं बल्कि गोविंद देव जी। हाँ जी क्या कह रहे हो? तो यहां पर ये याद रखना कि जयपुर के राजा इनको कहते हैं गोविंद देव जी को। और जैसे हम बात करें एकलिंग जी को कहते हैं, जैसे उनको राजा माना गया मेवाड़ के अंदर, और जो उनके दीवान कहलाते हैं कौन? अपने जो है मेवाड़ की महाराणा। तो गौड़ीय संप्रदाय की फर्स्ट पीठ जो है प्रधान पीठ जो गोविंद दास जी की, गोविंद दास ने मतलब इसके वास्तुकार हुआ करते थे, इसके गोविंद दास। अलवर रियासत के अंदर आपका वाल्मीकि संघ और आदिवासी संघ, ये किसके द्वारा स्थापित किया गया था? जनजागृति के दौरान जितनी भी राजनीतिक संस्थाएं स्थापित हुई थी उनके अंदर बड़ी इंपोर्टेंट है आदिवासी संघ और वाल्मीकि संघ। ये हरिनारायण शर्मा के द्वारा, किसके द्वारा? हरिनारायण शर्मा के द्वारा। अस्पृश्यता संघ भी बनाया था इन्होंने 1925 के अंदर, लिखो अस्पृश्यता संघ, अस्पृश्यता संघ भी बनाया था 1925 के अंदर, 1925 के अंदर। और हरिनारायण जी शर्मा ने जो वाल्मीकि और आदिवासी संघ बनाया था ये 1923 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। कब की थी? 1923 में, 1923 के अंदर इसकी स्थापना, दोनों की स्थापना आपके 1923 के अंदर, 1923 में हरिनारायण शर्मा द्वारा। और अस्पृश्यता संघ भी इनके द्वारा बनाया गया था। भारत सरकार द्वारा रियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए एक रियासती विभाग बनाया गया था। तो सीधा सा प्रश्न एग्जाम में आता है, रियासती विभाग किसके द्वारा कब बनाया गया था? 5 जुलाई को बनाया गया था, 5 जुलाई 1947 को। और इसके अध्यक्ष वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, अध्यक्ष सरदार पटेल और वीपी मेनन इनके सहयोगी थे। तो ये साथ में इनके सचिव सहयोगी थे। इनका एक ही काम था कि भारत में जितने भी रियासतें हैं 562 प्लस, इन सबको भारत में मिलाना, ये इनका उस समय का प्रमुख उद्देश्य था। ठीक है, तो रियासती विभाग की स्थापना सचिव वीपी मेनन थे। रियासतों की समस्याओं से निपटने के लिए इसकी स्थापना की गई थी 5 जुलाई 1947 को। अगला प्रश्न देखो, गणेश्वर जोधपुरा कॉपर कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस मृदभांड से संबंधित है? देखो इतना प्यारा क्वेश्चन पूछा गया है। गणेश्वर जोधपुरा कॉपर कॉम्प्लेक्स, गणेश्वर जोधपुरा कॉपर कॉम्प्लेक्स गेरवे रंग के मृदभांड है ना, ये आपके गेरवे या फिर गैरिक मृदभांड। इनको गेरवा या फिर गैरिक एक ही बात है, गेरवा या गैरिक रंग कहोगे। गणेश्वर जोधपुरा गणेश्वर, अब जोधपुरा हो गया या बैराग की सभ्यता वगैरह, ये सब आपके कोटपुतली बहरोड में, जयपुर में नलिया सर मैंने बताया था। और भी सभ्यता मैं एक मैप के माध्यम से आप लोगों को दिखाऊंगा। ओके चलो आगे आ जाओ। नेक्स्ट, ये गैरवे रंग के मृदभांड, ये अभी एग्रीकल्चर ऑफिसर 2025 में पूछा गया था। निम्नलिखित में से मारवाड़ का कौन सा दुर्ग 1562 ईस्वी की शुरुआत में अकबर के आधिपत्य में चला गया था? जब अकबर राजा बना था 1556 में, हुमायूं की मृत्यु के बाद में, उस समय के उसके विजय अभियानों के अंदर बात करें तो मारवाड़ का कौन सा दुर्ग 1562 में अकबर के अधीन चला गया था? तो ये मेड़ता चला गया था। कौन सा चला गया था? मेड़ता आंसर आपको यहाँ पर लिखना है, मेड़ता अकबर के अधीन हो गया था। अढ़ाई दिन के झोंपड़े में हरिकेली नाटक, उसके अतिरिक्त किस रचना को खुदवाया गया है? अढ़ाई दिन का झोंपड़ा आपके अजमेर है ना, अढ़ाई दिन का झोंपड़ा अजमेर। यहाँ पर हरिकेली नाटक के अलावा और कौन सी रचना को खुदवाया गया है? तो ललित विग्रहराज की पंक्तियों को खुदवाया गया है। अब ललित विग्रहराज का प्रश्न कई बार परीक्षा में आता है। ठीक है, हाँ जी, ललित विग्रहराज का प्रश्न कई बार आता है, जिसकी रचना है वो आपकी सोमदेव ने की थी। किसने की थी? सोमदेव के द्वारा। याद करो,
सोमदेव के द्वारा ललित विग्रहराज की रचना की गई और इस ललित विग्रहराज के अंदर देसलदेव जो आपके राजकुमारी है इंद्रपुरी की राजकुमारी देसलदेव, अब देखो किसकी प्रेम कथा है, देसलदेव और इसके साथ साथ विग्रहराज चतुर्थ, इनकी क्या है, प्रेम कहानी है। तो ये आपका इंद्रपुरी की राजकुमारी देसलदेव। और ये कई बार प्रश्न आता है, सीधा सा प्रश्न ये पूछ लेते हैं कि बताओ ललित विग्रहराज के अंदर कौन सी रानी का उल्लेख मिलता है, विग्रहराज की किस रानी का उल्लेख मिलता है, सीधा सा प्रश्न आता है, तो वो आप करना देसलदेव, ठीक है, अलग से याद रखना। और नरपति नाल का जो है बीसलदेव रासो, अब कमेंट बॉक्स में बताओ कि बीसलदेव रासो में कौन सी रानी का उल्लेख मिलता है, बीसलदेव रासो, इसमें भी जो विग्रहराज की प्रेम कहानी का वर्णन है। तो गुरु जी की प्रेम तो यहाँ पर हो गया था ना सर, ये देसलदेव नहीं, राजा को एक से ज्यादा प्रेम होता है, ठीक है। इसमें किसके बारे में, हरिकेली नाटक आपका, हरिकेली की पंक्ति सर और कहां लिखी हुई है, हाँ विग्रहराज को ही बीसलदेव कहा गया, इसी को ही क्या कहा गया, बीसलदेव। 1153 से इसका राज है, जो राजा राममोहन राय का जो समाधि स्थल है ना इंग्लैंड के अंदर, वहां पर खुदी हुई है हरिकेली नाटक की पंक्तियां। मिल गया आंसर, हाँ। तो रानी राजमती, बहुत बढ़िया, बीसलदेव रासों में रानी राजमती और बीसलदेव, और ये रचना है वो आपके नरपति नाल की है। किसकी रचना है, नरपति नाल की रचना। कई बार प्रश्न आता है कि सरदार कितने आदमी थे, 20 आदमी थे, कितने आदमी थे, कितने नर, 20 नर। नरपति नाल की बीसलदेव रासों में राजमती और इनका हो गया, और इसमें जो है सोमदेव का जो ललित विग्रहराज है, इसमें जो राजकुमारी होगी जो आपकी देसलदेव होगी। ये अजमेर में आपका दिन का झोपड़ा है। हरिकेली नाटक के बारे में तुमने प्रश्न पूछा था, मैंने बता दिया, ठीक है, ओके। इस प्रश्न का आंसर बताओ फटाफट, आ जाओ भाई। लैब असिस्टेंट के सारे बैच अगस्त में पूरे हो जाएंगे और सितंबर अक्टूबर 2 महीने पड़े रहेंगे तुम्हारे एग्जाम से पहले। अब बताओ मैं क्या करूं, इससे ज्यादा तो मैं क्या ही कर सकता हूं। आज सारे साथी आ जाओ। देखो मैं अब थोड़ा सा क्या शुरुआती प्रश्नों के अंदर थोड़ी व्याख्या ज्यादा ले रहा हूं। शुरुआती प्रश्नों में व्याख्या ज्यादा लेने से इस बाद वाले क्वेश्चन जब रिपीट होंगे कई सारे, उनसे मिलते जुलते, तो व्याख्या करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए मैं व्याख्या ज्यादा कर रहा हूं। अब प्रश्न है आपका असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन के दौरान अजमेर में विदेशी वस्त्रों की के बहिष्कार का नेतृत्व किसने किया था। असहयोग आंदोलन 1920 से जो स्टार्ट हुआ था, 20 से 22 तक, उस असहयोग आंदोलन के दौरान अजमेर में विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति कौन था। ये थे आपके गौरीशंकर, है ना, पंडित गौरीशंकर। ये पंडित गौरीशंकर थे, याद रखना, पंडित गौरीशंकर। निम्नलिखित में से मेर विद्रोह जो आपके 1818 से 1821 में चला था, उस समय की बात हो रही है कि बताओ कि आपका जो मेर विद्रोह है उसका प्रमुख कारण कौन सा था। 1818 से 1821 मेर विद्रोह का प्रमुख कारण ब्रिटिश नियंत्रण। अंग्रेजों के अधीन ये कभी रहे नहीं, और अंग्रेजों ने जब इनको अधीन लाने के प्रयास किए तब मेरों ने क्या कर दिया था, विद्रोह कर दिया था। सबसे पहला यही आपको याद रखना, जमींदार वगैरह इनका हस्तक्षेप नहीं था, अंग्रेजों का बढ़ता हुआ नियंत्रण, ब्रिटिश नियंत्रण, मेरों को कंट्रोल में लाने के लिए प्रशासनिक और राजनीतिक कंट्रोल, है ना, प्रशासनिक और राजनीतिक नियंत्रण। तो प्रशासनिक और राजनीतिक नियंत्रण है, पहले ये लोग स्वतंत्र थे और बाद में, धन्यवाद, बाद में जब अंग्रेजों ने इनको अपने अधीन लाने का सोचा तब ये आपने मेरों ने क्या है, विद्रोह कर दिया। मेर क्षेत्र है ना अजमेर के आसपास का, उसकी बात हुई। इनमें से किस पूरा स्थल से यूनानी चिन्हांकित मुद्राएं प्राप्त हुई। यूनान की मुद्राएं कहां से मिली है, एपोलोडोट्स की मुद्राएं वगैरह जिनकी हम बात करते हैं, यूनानी देवता अपोलो की मुद्रा जहां से प्राप्त हुई है वो है आपकी आहट की सभ्यता। कौन सी सभ्यता है, आहट की सभ्यता, जिसकी हम बात करें। यहां से कई सारे अवशेष मिले हैं जिनकी हम बात करेंगे। सबसे पहले आहट की सभ्यता से क्या क्या अवशेष मिले, यूनानी देवता अपोलो की मुद्राएं मिली है। मुद्रा किसकी, आपकी यूनानी अपोलो की, यूनानी देवता अपोलो की मुद्राएं। तो यूनानी देवता अपोलो की मुद्राएं यहां से प्राप्त हुई, ये ध्यान रखना। गोरे और कांठे मिले हैं, वो क्या है, मिट्टी, ये जो बर्तन है, गोरे और कांठे, ये बर्तन प्राप्त हुए हैं, यह भी आपके आहट से मिले हैं। ताम्र और यूनानी मुद्राएं मिली है, तांबे की मुद्राएं मिली है, ताम्र युगीन स्थल होने की वजह से तांबे की मुद्राएं यहां से प्राप्त हुई है। इसके अलावा देखो बनासियन बुल यहां से मिला है, मिट्टी का बनासियन बुल यहां से प्राप्त हुआ है। और इसकी बात करें तो ये सभ्यता स्थल जो आहट है, इसके कई सारे पुराने नाम हमें मिलते हैं। परीक्षा में इसका ये भी पूछा जाता है कि इसके जो है उपनाम और कौन कौन से सभ्यता से संबंधित। तो इसके उपनामों में ताम्रवती नगरी है, आघाटपुर है, धूलकोट है, क्या है, ताम्रवती नगरी है, आघाटपुर है, धूलकोट है। धूलकोट क्या है सर, अरे धूलकोट तो इसका स्थानीय नाम है, लोकल लेवल पे इसको ये नाम दिया गया है धूलकोट, है ना, ये इसका स्थानीय नाम है, स्थानीय नाम। तो धूलकोट हो गया, आघाटपुर हो गया, ताम्रवती नगरी होगी, और ये सभ्यता आपके कहां पर स्थित है, उदयपुर के अंदर स्थित है। और आगे इसके संबंध में और भी फैक्ट आपको बताते जाएंगे। चलो बहुत बढ़िया, शाबाश। चलो भाई नेक्स्ट यहां देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी किताबें हैं वो महाराणा कुंभा के शिल्पी गोविंद द्वारा लिखी हुई है। अब एक प्रश्न तो यहाँ पर ये क्लियर होता है कि गोविंद किसका शिल्पी है, महाराणा कुंभा का। कुंभा का टाइम कौन सा है आपके, जो है जैसे बात करें महाराणा कुंभा का जो टाइम है वो 15वीं शताब्दी के मिड वाला, तो वो आपको याद रखना, पूर्वार्ध का टाइम। गोविंद के द्वारा कौन कौन सी किताबें लिखी, उदार धोरणी, कलानिधि, द्वार दीपिका, राजवल्लभ। देखो राजवल्लभ की बात करें, ये मंडन की रचना है। ये किसकी रचना है, ये मंडन की रचना है। वास्तुसार है, रूप मंडन है, और ये आपका राजवल्लभ है, ये मंडन की रचना हो जाती है। लेकिन द्वार दीपिका है, कलानिधि है और उदार धोरणी है, तीनों ही गोविंद की रचना है। किसकी है, गोविंद की रचना। और इस गोविंद के बारे में जो प्रश्न आता है, तो गोविंद कौन था, गोविंद मंडन का पुत्र था, बीसीडी नहीं, ए बी और डी। गोविंद की बात करें तो मंडन का पुत्र, मंडन प्रमुख शिल्पी हुआ करता था, मंडन का पुत्र। और मैं फिर से कहूंगा ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लो। गोविंद की रचनाएं उदार धोरणी, कलानिधि और द्वार दीपिका, और ये जो आपका है जो है उदार धोरणी, ये ग्रंथ इतने इंपॉर्टेंट है कि बार बार परीक्षा में आते हैं। अगला देखो, निम्न में से बूंदी के किस शासक का श्रीनाथ जी की सेवा करते हुए एक चित्र है, श्रीनाथ जी की सेवा करते हुए बूंदी के महल में चित्र है।
तो बूंदी के महल की जो चित्रशाला है उसका निर्माण उमेश सिंह ने करवाया था। तो ये उमेश सिंह के समय में बात हो रही है कि महाराजा उमेश सिंह का श्रीनाथ जी की सेवा करते हुए फोटो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है उमेश सिंह। तो उमेश सिंह के समय में चित्रशाला इनके द्वारा बूंदी के महलों में किसका निर्माण करवाया गया था? चित्रशाला का निर्माण करवाया गया था बूंदी के महलों में। और बीती चित्रकला का स्वर्ण काल है ना, बूंदी के इतिहास के अंदर बीती चित्रकला का जो गोल्डन टाइम है वो किसको कहते हैं? तो ये इसी के समय को कहते हैं बीती चित्र का आपका स्वर्ण युग। स्वर्ण युग बीती चित्रकला का ये इन्हीं का टाइम है उमेश सिंह का। शत्रु साल है या छत्र साल है इसकी बात करें, इसने रंग महल बनाया था। क्या बनाया था बूंदी के अंदर? रंग महल। अब गुरु जी कैसे याद करें? देखो शत्रु या छत्र साल की बात करें, रंग में भंग पड़ गया, दुश्मनी हो गई, ऐसे याद करो। तो छत्र साल ने रंग महल बनाया था, उमेश सिंह ने बनाई थी चित्रशाला, जहां पर पेंटिंग की जाती थी महल के अंदर दीवारों पर चित्रकारी। उसके संबंध में प्रश्न। ठीक है भाई। अरे भाई जिस भी एग्जाम में जीके आता है उन सभी के लिए ये क्लास रामायण है, इसके लिए पूछने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, राजस्थान हिस्ट्री जिसमें भी आता है उसमें पूछा जाता है प्रश्न। अब देखो वाद्य यंत्र वाला आई है। ठीक है, वाद्य यंत्र मैंने इतना डिटेल में करवा दिया कि अब मैं बिल्कुल भी व्याख्या नहीं करूंगा, तुम लोग भी खुश हो कि हाँ सर हम कर लेंगे। कर लोगे तो फिर दिक्कत है ही नहीं किसी प्रकार की यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर निम्नलिखित लोक वाद्य यंत्रों का कौन सा समूह सुमेलित नहीं है? देखो मृदंग है, चंग है, खंजरी है, नौबत है, पुंगी है, अलगोजा है, नर है, मशक है। देखो मृदंग है, चंग है, खंजरी है, नौबत है। मृदंग, चंग, खंजरी, नौबत। खंजरी हो गया तो ये अलग हो गया, नौबत है जो है आपका ये सारे जितने भी है, इसके अलावा जितने भी है चमड़े के बने हुए वाद्य यंत्र। बाकी सब क्या है? चमड़े के बने हुए वाद्य यंत्र। और सुमेलित खंजरी, अरे इसमें भी तो चमड़ा लगा होता है, ये सुमेलित हो गया। पुंगी, अलगोजा, नर और मशक ये सब आपके अवनद वाद्य यंत्र है। अवनद है ये भी है। और ये पुंगी, अलगोजा ये है सुशीर। सुशीर का मतलब हो गया ये फूंक मार के बजाया जाता है। अलगोजा है, नर है, मशक है, सब में फूंक मारी जाती है। रावण हो गया, जंतर हो गया, निशान हो गया, शतारा हो गया। तो दिए गए में मंजिरा है, जांज है, थाली है, खड़ताल है, ये तो घन वाद्य यंत्र हो गए सारे के सारे। ये सारे के सारे मैंने ट्रिक बताई थी, उसके बेस पे सारा आंसर निकल रहा है। तो दिए गए ऑप्शन में जो रावण हता है, जंतर है, शतारा है, यहाँ पर आप लोगों को ये बात याद रखनी है। ठीक है, तो इसमें रावण हता, जंतर, शतारा, निशान। ठीक है, ओके। तो दिए गए में से यहाँ पर आपका सुमेलित रूप नहीं है दिए गए ऑप्शन में, ये आप लोगों को याद रखना है। रावण हता है, जंतर है, तत्व वाद्य यंत्र है, निशान इसमें नहीं है, तो ये आप लोगों को इसमें याद रखना है। ठीक है, ओके। एक बार थोड़ा सा अगर ऑप्शन से सुमेलित करके रखोगे और ट्रिक को दिमाग में रखोगे तो वाद्य यंत्र आपको परेशान नहीं हो। ठीक है, ओके ओके। हाँ जी, चलो आगे बढ़े। हाँ सतारा है, निशान को करो, एक मिनट है ना। नए कुछ कुछ वाद्य यंत्र आते रहेंगे, आप लोग उसको देखते रहो। और वैसे जो मैंने बताई है ट्रिक उसके बेस पे सारा कुछ हो रहा है सही। ठीक है, सारा कुछ होता है, निशान इसमें अलग है। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा गराशियों का लोक नृत्य नहीं है? अब गराशियों के लोक नृत्य में मावारी मौज गोकुल में है ना, मांदड़ है, वालर है, लूर है, मावड़िया है। मांदड़ है, वालर है, लूर है, कूद है, मावड़िया नहीं होता है। ठीक है, मावारी मौज मोरिया हो गया गोकुल में। ठीक है, कूद हो गया, लूर हो गया, मांदड़ हो गया, वालर, ये सब ग्रास हो गए। लेकिन मावड़िया कथौड़ी का है। ठीक है, कौन सी जनजाति से संबंधित हो गया? कथौड़ी से संबंधित हो गया। हाँ जी, ओके ओके ओके, बहुत बढ़िया। कथौड़ी का है भाई। हाँ मुझे तो आईफोन याद ही बेटा। आगे बढ़ो, आप लोगों के कमेंट भी देख लेता हूँ क्योंकि बीच बीच में तुम लोग कुछ कहते रहते हो। ठीक है, ओके अभी देखते हैं, चलिए। मैं आप लोग थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज हो गए थे। सतारे की बात करें तो ये एक सुशीर वाद्य यंत्र है। ठीक है, सुशीर है, निशान है, वो तत्व में आएगा, ये भी तत्व में आएगा, ये भी तत्व में आएंगे, सारे किसमें आएंगे? तत्व में आएंगे। निशान को याद रखना, तत्व के अंदर आएगा। ठीक है, निशान को तत्व में कर देना। ठीक है, ओके ओके। सतारा को सुशीर में कर देना। ओके, मावलिया हो गया, किसका? कथौड़ी जाति का। ये एग्रीकल्चर ऑफिसर में पूछा गया प्रश्न है, कथौड़ी जाति से संबंधित हो गया। ठीक है, अगला देखो, वर्तमान राजस्थान के निर्माण में विभिन्न चरणों के संबंध में प्रथम राज प्रमुख है वो किसे नियुक्त किया गया? पहला राज प्रमुख किसे बनाया गया था जब राजस्थान के एकीकरण के पहले चरण के अंदर? यानी कि यहाँ पे मत्स्य संघ की बात हुई है, तो वैसे मैं यहाँ पर राजवंश से संबंधित क्वेश्चन वगैरह सारे लेकर के आया हूँ, है ना। ये उदय भान सिंह, इसको बनाया गया था पहला चरण। मत्स्य संघ की बात करें 18/3/1948 मत्स्य संघ की बात हो रही। उदय भान सिंह जो धौलपुर, उदय भान सिंह धौलपुर को क्या बनाया गया था? राज प्रमुख बनाया गया था। प्रधानमंत्री किसे बनाया? राजधानी कहाँ थी? कौन कौन सदस्य थे? कब हुआ इस चरण का? और इस चरण के अंदर आपके कौन कौन सी रियासतें शामिल थी? उसकी एक पूरी लिस्ट अगले कुछ क्वेश्चन के अंदर मैंने ऐड कर रखी है, तो बार बार हम लिख करके समय खराब नहीं करेंगे। ठीक है, हाँ 17 आएगा, 17 कर दिया बार बार। ओके आगे बढ़ो। ठीक है, तो एकीकरण के पहले चरण की बात हो रही है उदय भान के बारे में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चाहल, जो आपके चाहल पुजारी है, ये चाहल पुजारियों का संबंध किस लोक देवता के मंदिर से? चाहल किसके पुजारी होते हैं? बाबू जी, रामदेव जी, मेहा जी, गोगा जी। चाहल है वो आपके किसके हो गए? चाहल पुजारी है वो आपके गोगा जी के पुजारी को क्या कहते हैं? चाहल कहते हैं। गोगा जी के बारे में कुछ फैक्ट आपको लिखा देता हूं यहाँ पर। गोगा जी का जो गीत है ना, गोगा जी के गीत छावली कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? छावली। और छह से ही आप लोगों को याद रखना है कि इनके जो पुजारी हैं उनको क्या कहते हैं? जो है आपके चाहल कहलाते हैं पुजारी। गोगा जी की बात करें तो जाहर पीर इनको कहते हैं। ठीक है, ददरेवा चूरू के अंदर आपका जन्म होता है। ददरेवा चूरू के अंदर जन्म होता है और यहीं पर आपकी शीश मेड़ी स्थित है। शीश मेड़ी, शीशे चूरू याद रहेगा। और इसके अलावा एक आता है आपकी धुरमेड़ी। धुरमेड़ी जहां पर धड़ गिरा था वो है आपका नौहर में, और नौहर है आपका हनुमानगढ़ में। ठीक है मेरे भाई, ये इनके संबंध याद करना। और इनकी एक है आपकी गोगा जी की ओल्डी आता है प्रश्न, आपकी गोगा जी की ओल्डी का प्रश्न आता है। तो गोगा जी की ओल्डी है आपके सांचौर के अंदर, सांचौर है जालोर के अंदर। तो ये फैक्ट आपके गोगा जी महाराज के संबंध में याद रखना। जाहर पीर के नाम से इनको जाना जाता है। और गोगा जी महाराज के संबंध में गीत छावली है, ददरेवा चूरू हो गया, शीश मेड़ी, धुरमेड़ी आपका नौहर हनुमानगढ़ के अंदर हो गया, और जाहर पीर इनको कहते हैं। ठीक है, जाहर या हम कहें जिंदा पीर,
मुसलमान लोग इनको पीर कहते हैं, ठीक है, जिंदा पीर, ठीक है, याद रखना। ओके, आगे आ जाओ नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ जी, आगे देखिएगा, कवि शंकर राव द्वारा रचित भीम विलास, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, और जब हम राजस्थानी भाषा साहित्य की बात करते हैं उसमें ये पढ़ाया जाता है। भीम विलास किस बोली में लिखा गया है? तो ये आपका अहिरवाटी बोली के अंदर लिखा गया। भीम विलास कौन सी बोली के अंदर? अहिरवाटी। अहिरवाटी तो राठ सेक्टर के आसपास मेवाती की उपबोली से कहेंगे, क्या कहेंगे? मेवाती की उपबोली। और वैसे आप इसको क्या कहोगे? मेवाती की उपबोली, तो ये आपके ढूंढाड़ी की उपबोली के अंदर आ जाएगी। ढूंढाड़ी की उपबोली। ढूंढाड़ी की उपबोली कौन सी होगी? कि ढूंढाड़ी की उपबोली पूर्वी राजस्थान की तरफ बोले जाने वाली मेवाती, और मेवाती की उपबोली वो अहिरवाटी। वहां शंकर देवराव की रचना है भीम विलास।